ठीक है। तो कुछ कमेंट्स आ गए कि आप लोग मुझे देख रहे हैं और सुन भी पा रहे हैं। तो मैं समय हो गया है, मैं शुरू करता हूँ। मेरा नाम रवि सिन्हा है और आज मैं आपको दो ऐसी प्रकृति की दो ऐसी परिघटनाओं के विज्ञान के बारे में बात करूंगा आपसे, जिनसे आप सभी अच्छी तरह परिचित हैं, जिनसे हर मनुष्य परिचित है। वो है ऊष्मा और प्रकाश, हीट एंड लाइट। इसके इसका विज्ञान कैसे विकसित हुआ, इसकी बात करने के पीछे कारण ये है कि यह आधुनिक विज्ञान के विकास में यह दूसरा सबसे बड़ा चरण था। यह दूसरी सबसे बड़ी घटना थी। दूसरी दो ये बड़ी क्रांतियां थी कि किस तरह से हीट के बारे में विज्ञान विकसित हुआ, ऊष्मा के बारे में, गर्मी के बारे में विज्ञान विकसित हुआ और प्रकाश के बारे में विज्ञान विकसित हुआ। आप लोगों में से जो लोग पिछला व्याख्यान सुन रहे होंगे, हम लोगों ने उस समय आधुनिक विज्ञान के जन्म की कथा पर बात की थी और किस प्रकार कोपरनिकस से शुरू होकर न्यूटन तक पहुंचते पहुंचते 200 सालों के विज्ञान के विकास में आधुनिक विज्ञान की स्थापना हुई। ये उसके आगे का चरण है। न्यूटन ने जिस आधुनिक विज्ञान का उद्घाटन किया, वो पिछली बार हम बात कर रहे थे कि उसके तीन आधारभूत अंग थे। पहला तो ये कि न्यूटन के ने गति के तीन नियम प्रतिपादित किए। दूसरा ये कि उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रतिपादित किया और तीसरा ये कि उनके गति के नियम और गुरुत्वाकर्षण के नियम, इन दोनों के पीछे स्पेस और टाइम, दिक् काल के बारे में उनकी एक निश्चित अवधारणा थी कि स्पेस और टाइम दोनों एब्सोल्यूट हैं, फिक्स्ड हैं। यानी स्पेस में कोई भी दो बिंदु चुन लें आप, तो उनके बीच की दूरी हर प्रेक्षक के लिए, हर व्यक्ति के लिए वही होगी, हर मापने वाले के लिए वही होगी। और प्रकृति की कोई भी घटना उन दो स्पेस के उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी को, हम एब्स्ट्रैक्ट स्पेस की बात कर रहे हैं, वैक्यूम की बात कर रहे हैं या शून्य की बात कर रहे हैं, शून्य में जो वो दो बिंदु हैं, उनके बीच की दूरी को कोई भी प्रकृति की घटना या कोई भी घटना प्रभावित नहीं कर सकती। उन दोनों के बीच की दूरी हमेशा स्थिर रहेगी। और उसी तरह समय के बारे में कि न्यूटन का समय का कॉन्सेप्ट भी फिक्स था। समय भी एब्सोल्यूट एक ही गति से उसका प्रवाह चलता रहता है, चाहे जिसका भी समय हो, चाहे आपकी घड़ी हो या मेरी घड़ी हो, आपका समय हो, मेरा समय हो। तो ये तीन एस्पेक्ट थे न्यूटन का फिजिक्स, जिसे क्लासिकल फिजिक्स कहा गया, उसकी उसके उसके शुरू होने के। लेकिन आप ये गौर करेंगे कि इसमें प्रकृति में जो मूलभूत बल हैं, जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं, उसमें एक ही की कहानी थी, गुरुत्वाकर्षण की कहानी थी। और बाकी एक जनरल फ्रेमवर्क था, गति के नियम थे जो हमेशा सभी चीजों पर, प्रकृति की हर 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 गति पर और हर 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 वस्तु के गतिशास्त्र पर लागू होते हैं। तो यहां से जो किस्सा शुरू हुआ, उसका विकास 18वीं सदी में हुआ। 18वीं सदी में इसका विकास ज़्यादातर उसको और इसके सिद्धांत को और इससे जुड़े मैथमेटिक्स को, इस सिंपल नियमों से निकलने वाले कॉन्सिक्वेंसेस तक पहुंचने के बहुत से स्मार्ट तरीके निकाले गए। बड़े बड़े मैथमेटिशियंस और फिजिसिस्ट हुए, जैसे आयलर, लग्रांज, हैमिल्टन, और 19वीं सदी के अंत तक आते आते पॉइंकारे। इन लोगों ने न्यूटन के डायनामिक्स को, न्यूटन के गतिशास्त्र को आगे बढ़ाया।
हम ये 18वीं सदी में जो न्यूटन का गतिशास्त्र का मैथमेटिक्स आगे बढ़ा, जो उसकी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, उसको हमने एक तरह से छोड़ दिया है और सीधे हम 19वीं सदी पर आज इसलिए आ गए हैं क्योंकि 19वीं सदी में जो दो बड़ी घटनाएं होती हैं वो 20वीं सदी की क्रांतियों को एक तरह से जन्म देती हैं। पहली बात। दूसरी बात कि ये जो दो बड़ी घटनाएं हैं, ये इसमें से एक यानी जो प्रकाश जिस वजह से हमने टाइटल में डाला है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकत्व, बिजली और चुंबक, इन दो हम देखेंगे कि इन दो चीजों के विज्ञान से ये जुड़ा हुआ है और ये गुरुत्वाकर्षण से बिल्कुल अलग प्रकृति का एक दूसरा मूलभूत बल है। तो गुरुत्वाकर्षण के बाद पहली बार एक अन्य प्राकृतिक बल फोर्स के बारे में जानकारी हासिल की जा रही थी और उसका विज्ञान तय हो रहा था। इसका हम देखेंगे आज की कथा में कि इसका बहुत बड़ा महत्व है। और दूसरा जो हीट है वो किसी स्पेशल बल की कथा तो नहीं है, किसी फंडामेंटल फोर्स की कथा तो नहीं है, लेकिन वो पदार्थ की अवस्थाओं की कथा है। पदार्थ यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस, क्यों सॉलिड, क्यों लिक्विड, क्यों गैस, उसे गर्म करें तो क्या होगा, ये पानी उबालें तो क्या होता है। ये जो हमारे आम जीवन की जो घटनाएं रोज हम आसपास देखते हैं उनका विज्ञान 19वीं सदी में विकसित होता है। तो इन दो बहुत ही महत्वपूर्ण भौतिकी के, भौतिक विज्ञान के हिस्से हैं और ये किस तरह से विज्ञान को आगे बढ़ाते हैं और किस तरह से नए सवाल पैदा करते हैं, इसकी कथा आज का विषय है। अब इसमें एक चीज आप गौर करेंगे, इसमें देखेंगे, इन दोनों कथाओं का एक दिलचस्प पहलू है। इसमें हीट की जो कथा है, जो ऊष्मा की, गर्मी की, गर्म करने की, उबालने और जलाने की जो कथा है, वो एक तरह से टेक्नोलॉजी से शुरू होती है और साइंस पे जाती है। यूरोप की पहली औद्योगिक क्रांति, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1750 के आसपास से शुरू होती है और उसके केंद्र में एक तरह से आप कह सकते हैं है स्टीम इंजन। स्टीम इंजन, भाप से चलने वाला इंजन, हम आप सभी परिचित हैं और मेरी उम्र के लोग तो जब अपने बचपन में रेल की सवारी हम लोगों ने शुरू की थी तो भाप के इंजन ही चला करते थे। भाप के इंजन का को देखकर उसके 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 शाफ्ट्स और रॉड्स और सिलेंडर्स कैसे चलते थे वो देखने वाले को भी, प्लेटफॉर्म पर खड़े देखने वाले को भी दिखाई देते थे। तो केंद्र में भाप का इंजन था और भाप के इंजन को समझने की, उसका विज्ञान और उसकी समझदारी और उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने से जो सवाल पैदा होते थे उनको देखने की जो ज़रूरतें थी, उनसे हीट की कथा पैदा होती है। हीट का साइंस जिसे थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। थर्मो माने हीट, डायनेमिक्स माने गतिशास्त्र, तो ऊष्मा का गतिशास्त्र एक तरह से कह लीजिए, वो पैदा होती है। तो इसमें पहला वाला जो है वो उद्योग से या टेक्नोलॉजी से साइंस की तरफ जाता है और जो दूसरी कथा है विद्युत चुंबकत्व की कथा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की कथा, वो उल्टी जाती है। वो पैदा होती है या उसका अध्ययन ज्यादातर पैदा होता है लेबोरेटरीज में, इंस्ट्रूमेंट बनाने वाले, प्रयोग करने वाले, या यूनिवर्सिटी में विज्ञान पढ़ाने वाले, यूनिवर्सिटीज में प्रयोग करने वाले। तो साइंस के लैब्स में उसकी कथा शुरू होती है और 19वीं सदी के उत्तरार्ध में आते आते 1870 के आसपास तक आते आते वो यूरोप के सारे शहर बिजली से जगमग करने लगते हैं। वो शुरुआत होती है, इलेक्ट्रिफिकेशन की शुरुआत होती है और टेक्नोलॉजी में, इंडस्ट्री में विद्युत का प्रवेश होता है, बिजली का प्रवेश होता है, बिजली से मशीनें चलना शुरू होती हैं। तो ये दूसरा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के 100 साल के बाद आता है, पहला इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 18वीं सदी का उत्तरार्ध और दूसरा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 19वीं सदी का उत्तरार्ध, ये 100 साल के बाद आने वाला
जो दूसरी औद्योगिक क्रांति है, इसके पीछे विद्युत चुंबकत्व का बहुत बड़ा हाथ है। तो ये एक इंटरेस्टिंग दिलचस्प पहलू है और देखेंगे कि इसमें से वैज्ञानिक कैसे काम करते हैं और उनकी कथा कैसे विकसित होती है। 19वीं सदी की कथा एक और तरह से जरूरी है, वो ये कि 19वीं सदी में ही विज्ञान, साइंस एक इंस्टीट्यूशन का रूप लेता है। वैज्ञानिक एक कैटेगरी, प्रोफेशनल साइंटिस्ट की एक कैटेगरी पैदा होती है। ऐसे लोग हैं जो साइंस करते हैं, साइंस आविष्कार करते हैं, प्रयोग करते हैं, विज्ञान सीखते और सिखाते हैं। इन लोगों का एक कुनबा पैदा होता है जो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में, और धीरे धीरे वैज्ञानिकों की समितियां, सभाएं गठित होती हैं उनमें, और अलग से प्रयोगशालाएं बनना शुरू होती हैं, पहले यूनिवर्सिटी में और फिर बाद में अलग से भी प्रयोगशालाएं बनना शुरू होती हैं। वो और बाद में फिर इंडस्ट्री भी उसमें प्रवेश करता है और इंडस्ट्री भी प्रयोग करता है, आविष्कार, इंडस्ट्री के लोग भी प्रयोग और आविष्कार करने लगते हैं। ये विज्ञान का जो इंस्टीट्यूशन है, जो यूनिवर्सिटी, स्टेट, सरकार और बाजार यानी इंडस्ट्री, सबके मेल के, सबके बीच में कहीं चलता है, लेकिन प्रोफेशनल साइंटिस्ट का कुनबा तैयार होता है, ये पहली बार 19वीं सदी में होता है। तो इसलिए भी ये दिलचस्प है। अब हम पहले थर्मोडायनेमिक्स की थोड़ी बात करेंगे और उसके बाद इलेक्ट्रोडायनामिक्स की बात करेंगे, और फिर देखेंगे कि 100 साल में क्या हासिल होता है। 19वीं सदी के शुरू में किस्सा क्या है और 19वीं सदी के अंत तक आते आते किस्सा क्या हो जाता है। तो पहले थर्मोडायनेमिक्स की हीट की बात करें। पहले ही हमने बताया कि स्टीम इंजन की शुरुआत हो चुकी थी 50, 60, 70, और जब 1800 यानी 19वीं सदी जहां शुरू होती है, तब तक ऑलरेडी स्टीम इंजन जो है वो, उसका आविष्कार तो 100 साल पहले हो चुका था और उसमें इम्प्रूवमेंट्स होते गए और इंडस्ट्री में उनका इस्तेमाल बढ़ता गया। 1800 तक आते आते वो बहुत आम, इंडस्ट्री की बहुत आम बात थी, पहली औद्योगिक क्रांति का हिस्सा हो चुकी थी। प्रश्न ये था, जो सादी कार्नो, जिनका नाम हमने अपने आज के विषय के टाइटल में भी रखा है, सादी कार्नो जो एक इंजीनियर थे, लगभग नेपोलियन के काल में, फ्रांस के थे, लगभग नेपोलियन के समय में थे, कम उम्र में उनकी मृत्यु हो गई, 1796 में पैदा हुए थे और 1832 में उनकी मृत्यु हो गई। वो उनके पिता ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हिस्सा लिया था, और जब 1815 के बाद नेपोलियन का शासन खत्म होता है और एक तरह का उल्टा, फिर से पुराने ढंग के शासकों का एक रिएक्शनरी गवर्नमेंट फिर वापस आती है, या पुराने ढंग की गवर्नमेंट वापस आती है राजे रजवाड़ों की, तो सादी कार्नो, जिनके पिता रिवोल्यूशनरी थे, और सादी कार्नो जो खुद भी यंग होते हुए नेपोलियन के सिस्टम में काम करने लगे थे बाद में इंजीनियर के रूप में, ठीक नेपोलियन के जाने के बाद उनको दिक्कतें उठानी पड़ी काफ़ी, शासन का वार, उनको का उत्पीड़न उनको झेलना पड़ा, लेकिन फिर भी वो काम करते रहे एक इंजीनियर के रूप में। और उनका मुख्य प्रश्न ये था कि जो स्टीम इंजन है उसकी एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जाए, ये सवाल था। और इसके लिए आप जानते हैं स्टीम इंजन में हीट को आप वर्क में कन्वर्ट करते हैं, या हीट एनर्जी को, एनर्जी का एक फॉर्म है हीट, आगे हम देखेंगे, तो हीट एनर्जी को वर्क एनर्जी यानी मैकेनिकल एनर्जी में, किसी पहिए को चलाने में या किसी बड़े मशीन को चलाने में आप उस हीट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं। तो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, ये स्टीम इंजन का पर्पस था, ये उसका काम था। और जब आप हीट निकाल करके उसको वर्क में कन्वर्ट करते हैं, काम उससे लेते हैं, उसमें से काम निकालते हैं, तो उसकी एफिशिएंसी कैसी है, कितनी है, और उसकी मैक्सिमम या आइडियल एफिशिएंसी क्या हो सकती है। क्योंकि कार्नो का मानना था कि ये बहुत, किसी भी समाज के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और उनका तो ये मानना था कि एक तरह से एफिशिएंसी का सवाल ही नेपोलियन को विजयी बनाता था। नेपोलियन की सेनाएं जो विजयी होती गईं, उसमें भी एफिशिएंसी का सवाल प्रधान था।
तो एक प्रकार की एफिशिएंसी ये भी थी, स्टीम इंजन की एफिशिएंसी, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल था। और इस पर विचार करते हुए उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट साइंटिफिक एक तरह से पद्धति डाली, एक एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक उसके बारे में सोचना शुरू किया कि स्टीम इंजन तो कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है या लोहे का हो सकता है, लेकिन उसमें प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है, उसका उन्होंने एक एब्स्ट्रैक्ट चक्र बनाया। तो स्टीम इंजन में होता क्या है, आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे कि गर्मी किसी गर्म चीज से आप गर्मी लेते हैं, उससे कोई गैस फैलती है, गैस फैलती है तो पिस्टन को ढकेलती है, पिस्टन को ढकेलती है तो उस पिस्टन से आप कोई चीज जोड़ दें तो उसको भी ढकेलेगी, पहिए से जोड़ दें तो पहिए को नचाएगी। लेकिन स्टीम इंजन में दिक्कत यह है कि वापस उसको अगर बार बार पहिया एक ही दिशा में पिस्टन को नहीं चलते जाना है, तो उसको वापस आना है और जिस अवस्था से आपने शुरू किया था उस ओरिजिनल इनिशियल स्टेज में फिर उसको वापस आना चाहिए। तो कैसे वो वापस आएगा? इसके लिए फिर गैस जो फैली तो उसने पुश किया, तो किसी न किसी तरह से गैस को सिकुड़ना होगा ताकि वो वापस पिस्टन वापस आए और फिर गैस फैले और फिर वो उसको वापस एक दिशा में ठेले और फिर धक्का दे और फिर वो सिकुड़े और फिर वापस आए। ये जो चक्र चले, इससे 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 हीट जो है वो काम में तब्दील हो, ये प्रोसेस है। तो इस साइकिल में उन्होंने बात ये नोट की कि आपको दो चीजें चाहिए, एक गर्म रिजर्वायर चाहिए, एक ऐसी चीज जहां गर्मी पैदा हो रही है। जैसे आप स्टीम इंजन में, पुराने रेलवे इंजन में देखा होगा कि आप कोयला जलाते हैं और वहां उससे पानी उबालते हैं, भाप पैदा होती है और वो भाप जो है पिस्टन को ढकेलती है। तो आप एक गर्म चीज से गर्मी लेते हैं, ये एक पक्ष है। लेकिन दूसरा पक्ष यह है कि फिर एक दूसरा रिजर्वायर भी होना चाहिए, दूसरी कोई ठंडी चीज होनी चाहिए जिसमें वो सिलेंडर जिसमें कि गैस है और जो गैस फैल करके पिस्टन को ढकेलती है, स्टीम है जैसे इस केस में, स्टीम इंजन के केस में, तो वो सिकुड़े भी। उसके लिए आपको उस सिलेंडर को ठंडे के टच में लाना पड़ेगा, ठंडे के संपर्क में लाना पड़ेगा ताकि टेम्परेचर अचानक गिरे और वो पिघले। और इसके बहुत टेक्निकल डिटेल में तो हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा पर्पस जो है आपको पूरा फिजिक्स यहाँ सिखा देना नहीं है। हम कंसेप्चुअल हिस्ट्री कैसे कैसे बढ़ी उसकी कथा कहना चाहते हैं। तो मोटे तौर पर ये देखें कि ये दो चीजें हैं, एक हायर टेम्परेचर है और एक लोअर टेम्परेचर है। हायर टेम्परेचर से टेम्परेचर ले करके, काम ले करके, फिर काम लेने की एक शर्त है कि उसको लोअर टेम्परेचर के संपर्क में भी डालें और वो ठंडा भी हो, और फिर वापस दूसरा साइकिल शुरू हो तो फिर हॉट के टच में जाए, और फिर उसके दूसरे साइकिल में फिर वो ठंडे के टच में जाए, और फिर तीसरा साइकिल शुरू हो तो वो फिर हॉट के टच में जाए। इस तरह से स्टीम इंजन काम करता है। और अपनी 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 एनालिसिस से कार्नो ने ये निकाला कि जो एफिशिएंसी है उसका संबंध इन दोनों के बीच के टेम्परेचर डिफरेंस से है। जो हॉट बॉडी है, हायर टेम्परेचर है, और जो कोल्ड बॉडी है, लोअर टेम्परेचर है, इन दोनों के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो कितना है, इस पर किसी आइडियल स्टीम इंजन की जो एफिशिएंसी होगी वो इससे रिलेटेड होगी। वो 1 माइनस टी सी बाई टी एच, टी सी कोल्ड टी एच, ये एक तरह से उन्होंने गणित, एक उसका पूरा गणित का कारण विकसित किया कि क्यों ये आइडियल एफिशिएंसी है। तो जिस तरह से उन्होंने स्टीम इंजन को एक एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम के रूप में उसकी एनालिसिस की और उससे वो इस नतीजे पर पहुंचे कि स्टीम इंजन की आइडियल से आइडियल स्टीम इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। आप जितना हीट लेते हैं गर्म बॉडी से, उस सारे हीट को 100% आप पूरा का पूरा काम में या वर्क में, मैकेनिकल एनर्जी में नहीं बदल सकते। ये जो नतीजा निकला कार्नो की एनालिसिस से, इसको एक तरह से थर्मोडायनेमिक्स की शुरुआत कही जाती है, इतिहास हीट के विज्ञान की शुरुआत कही जाती है। अब इसमें एक चीज और जोड़ दें कि जो हीट क्या है इसके बारे में उस समय गलत धारणाएं प्रचलित थी। कार्नो का ये मानना था, और उस समय के ज्यादातर, ये 19वीं सदी की शुरुआत की बात है, 19वीं सदी की शुरुआत में ये माना जाता था कि हीट एक तरह का कोई द्रव्य पदार्थ है जो बहता है।
जो गर्म चीज के पास ज्यादा होता है, ठंडी चीज के पास कम होता है, और जब गर्म चीज को ठंडी चीज के टच में ले आते हैं, संपर्क में लाते हैं, तो वो हीट यानी कैलोरिक जो मटेरियल है या एक कैलोरिक फ्लूइड है, हीट को एक फ्लूइड के रूप में, एक द्रव पदार्थ के रूप में समझा जाता था, वो बह करके हॉट से कोल्ड की ओर जाता है। तो एक तरह की धारणा थी, जैसे कार्नो ये मानते थे कि ये जब आप हीट को वर्क में तब्दील करते हैं, तो हीट जो द्रव पदार्थ है उसका नाश नहीं हो रहा है, उसको आप नहीं बदल रहे हैं, वो कांस्टेंट है। ये उनकी गलत धारणा थी। अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे कि हीट जो जो कैलोरिक फ्लूइड है वो उतना ही रहता है। और ये कैलोरिक फ्लूइड की धारणा कहाँ से पैदा हुई? क्योंकि उस समय तक न्यूटोनियन साइंस स्थापित हो चुका था, और उसमें आप देखते थे कि जो 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 मैकेनिकल डायनामिक्स है उसमें आप देखते थे, और पृथ्वी पर जहां पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है वहां आप देखते थे कि जैसे झरने में पानी जो ऊपर है, ऊपर से नीचे गिरता है, तो जो पानी ऊपर है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, जहां पर है उसकी वजह से उसमें एक एनर्जी वहां पर कुछ संग्रहित है, कुछ इकट्ठी है, एक्यूमुलेटेड है। और जब वो वहां से नीचे गिरती है तो वो पोटेंशियल एनर्जी पानी का जो है वो काइनेटिक एनर्जी में तब्दील होता है। उसके वेग में, वेगवान होने की वजह से जो उसमें ऊर्जा है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, उसमें वो तब्दील होता है। जो मोशन की एनर्जी है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, उसमें वो तब्दील होता है। तो स्थान की एनर्जी, किसी खास जगह पर होने की जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है, और वेग की जो एनर्जी है, स्पीड की जो एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी है। तो लोगों ने देखा था कि पानी ऊपर से नीचे गिरता है तो उसमें जो वेग पैदा होता है उस वेग का हम इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें से काम निकाल सकते हैं। उससे 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 किसी पहिए को घुमा सकते हैं, किसी चक्के को घुमा सकते हैं, उसमें से काम निकाल सकते हैं। तो उसी तर्ज पर लोगों ने सोचा था कि ये हीट भी ऐसा ही होगा कि हीट जो है, हॉट बॉडी जो है उसमें ऊपर के पानी, ऊपर के स्थान वाले पानी के एनोलॉजी, उसके समानांतर उन्होंने सोचा कि यहां पर हीट का की ऊंचाई अधिक है, उस द्रव पदार्थ की ऊंचाई अधिक है, और जो ठंडा है वहां उसका स्थान नीचे है, और जो ऊपर से वो नीचे गिरेगा। इस तरह की धारणा थी, जो धारणा गलत साबित हुई या गलत धारणा थी, उसको हम देखेंगे। तो इस तरह से कार्नो साइकिल, स्टीम इंजन जो पहले से इस्तेमाल में आ रहा था, उसकी एब्स्ट्रैक्ट व्याख्या करके या एनालिसिस करके धीरे धीरे एक वैज्ञानिक तर्क पद्धति की नींव पड़ती है जो थर्मोडायनेमिक्स की शुरुआत करती है। अब पूरी कथा तो हम आपको उतने विस्तार से नहीं बता सकते, लेकिन संक्षेप में थर्मोडायनेमिक्स में फिर होता क्या क्या है। थर्मोडायनेमिक्स में भी 3 या आप कह लीजिए 4 नियम हैं उसके, और जो धीरे धीरे सभी 19वीं सदी में विकसित होते हैं, एक तरह से मोर और लेस 19वीं सदी में विकसित होते हैं। दो जो सबसे प्रधान है थर्मोडायनेमिक्स का, पहला लॉ, पहला नियम, और दूसरा नियम, ये दो बहुत बड़ी उपलब्धि हैं जो 19वीं सदी के बीच तक आते आते, 1850 तक आते आते, 1860 तक आते आते दोनों स्थापित हो जाते हैं। पहला नियम क्या कहता है थर्मोडायनेमिक्स का? पहला नियम एक तरह से एनर्जी के कंजर्वेशन का नियम है। एनर्जी नष्ट नहीं होती, उसका रूपांतरण तो हो सकता है लेकिन उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। और ये बात पुरानी थी, ये न्यूटन के मैकेनिक्स में भी एक तरह से दिखाई पड़ती थी कि वहां भी पोटेंशियल एनर्जी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और जब वो काइनेटिक एनर्जी में तब्दील होती है तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और आप देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी जितना कम हुई है, काइनेटिक एनर्जी उतना ही बढ़ी है। यानी एनर्जी जो है उसका रूपांतरण तो हुआ है पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में, लेकिन एनर्जी में कोई घट बढ़ नहीं हुआ है, न वो घटी है न बढ़ी है, अगर आप ठीक से प्रयोग करें और ठीक से कैलकुलेट करें तो। अब फर्क ये था कि अब एनर्जी के अनेक रूप सामने आ रहे थे। तो अब एनर्जी ये देखा जा रहा है कि वो हीट के रूप में भी है और वो काम के रूप में भी है। अब यहाँ इन दो रूपों को अगर लिया जाए, बाद में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर भी आएंगे और बाद में केमिकल एनर्जी पर आज बात हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन केमिकल एनर्जी भी होती है, और फिर आगे कभी न्यूक्लियर एनर्जी की भी बात करेंगे। तो एनर्जी के अनेक स्वरूप धीरे धीरे जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ा सामने आते गए। अभी जो बात हो रही है उसमें हीट एनर्जी की बात हो रही है, और हीट एनर्जी कितना कन्वर्ट होके कोई दूसरा फॉर्म लेगा,
तो क्या उसमें एनर्जी का नाश होगा या गेन होगा या क्या होगा? तो पहला नियम ये कहता था, जो सुनने में ये लगेगा कि बड़ा आसान है क्योंकि न्यूटन ने तो ऑलरेडी रास्ता दिखा दिया था मैकेनिक्स में, लेकिन उतना आसान नहीं था। उसे प्रयोगों के द्वारा, बहुत सूक्ष्म और केयरफुल माप के द्वारा, मेजरमेंट के द्वारा इस नियम को स्थापित किया जाना था। और जिन दो लोगों ने इसे स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो थे जूल और जेम्स प्रेस्कॉट जूल, एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, और विलियम थॉमसन, जिन्हें लॉर्ड केल्विन भी कहा जाता था, जो 19वीं सदी के संभवतः दूसरे सबसे बड़े वैज्ञानिक थे। पहले सबसे बड़े वैज्ञानिक मैं मैक्सवेल को मानता हूं और कहने की कोशिश करूंगा आगे कि क्यों वो सबसे बड़े वैज्ञानिक थे। लेकिन थॉमसन ऐसे वैज्ञानिक थे जिनका विज्ञान भौतिकी के हर क्षेत्र में जिनकी दखल थी, और जिनकी पूरी जिंदगी 1824 में वो पैदा हुए थे और 1960 में मरे थे। एक तरह से पूरी 19वीं सदी के गवाह थे, और पूरी 19वीं सदी के में जिन दर्जन भर वैज्ञानिकों ने, लगभग दर्जन भर वैज्ञानिकों ने विज्ञान की रूपरेखा बदल दी, उन दर्जन भर वैज्ञानिकों में से एक थे। तो उन्होंने, जूल जो थॉमसन तो 22 साल की उम्र में प्रोफेसर हो गए थे और प्रसिद्ध वैज्ञानिक हो गए थे, लेकिन जूल उतने पढ़े लिखे आदमी नहीं थे। वो एक तरह से सेल्फ टॉट, अपने आप ही सीखे हुए आदमी थे। सबसे बड़ा उदाहरण उसका हम अभी देखेंगे फैराडे में, जिनकी स्कूली शिक्षा भी न के बराबर थी। लेकिन जूल उतने तो नहीं, लेकिन जूल भी लगभग एक अशिक्षित या अपने आप शिक्षित व्यक्ति थे, और उन्होंने बहुत केयरफुल मेजरमेंट्स किए हीट एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाने में, और वो मेजर किया कि एनर्जी की मात्रा में कोई परिवर्तन तो नहीं होता है। और इस तरह से फर्स्ट लॉ की स्थापना होती है कि जब आप हीट को वर्क में तब्दील करेंगे तो एनर्जी एनर्जी की नई मात्रा आप नहीं पैदा कर सकते, या एनर्जी लुप्त नहीं होगी। वो बर्बाद तो हो सकती है, जैसे एनर्जी जो है वो काम में तब्दील करने की बजाय वो ऐसे ही हीट एनर्जी उड़ जाए, या घर्षण में समाप्त हो जाए। घर्षण, फ्रिक्शन में ज़्यादातर एनर्जी वेस्ट होती है, तो फ्रिक्शन में समाप्त हो जाए तो उसका वेस्ट तो हो सकता है, लेकिन उसका नाश नहीं हो सकता। तो फर्स्ट लॉ ये कहता है कि एनर्जी कंजर्व होती है। सेकेंड लॉ ज्यादा इंटरेस्टिंग था, और सेकेंड लॉ एक तरह से, सेकेंड लॉ की शुरुआत फर्स्ट लॉ से पहले हो चुकी थी। फर्स्ट लॉ जो है वो जूल के प्रयोगों में 1840-1850 के आसपास आके वो स्थापित होता है, जूल और थॉमसन के प्रयासों से। लेकिन सेकेंड लॉ, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, सादी कारणों की जो एनालिसिस थी उसी में शुरू हो चुकी थी। कारणों ने जो स्टीम इंजन की एफिशिएंसी की एनालिसिस की थी, वो एक तरह से उसमें से सेकेंड लॉ निकल रहा था। सेकेंड लॉ बहुत आप हम सभी जानते हैं, लेकिन उसी को सेकेंड लॉ व्यवस्थित करता है, और उसको समझने में विज्ञान बहुत तेजी से छलांग लगाएगा, आगे बढ़ेगा। सेकेंड लॉ ये कहता है कि हीट हमेशा गर्म से ठंडे पदार्थ की तरफ जाएगा। कभी भी हीट अपने आप, अगर आप उसमें दखल न दें, आप उस पर काम न करें, तो अपने आप जो स्पॉन्टेनियस हीट का बहाव होगा, हीट का जाना होगा, वो गर्म से ठंडे की तरफ जाएगा। एक बहुत गर्म लोहे को, लाल जलते हुए लोहे को आप पानी के टब में डालेंगे, तो हीट जो है वो गर्म लोहे से पानी में जाएगा, पानी गर्म होगा और फिर भाप भी बनेगा, लेकिन लोहा ठंडा होगा, और दोनों के बीच में एक संतुलन स्थापित होगा। और उसको अगर आप पूरा समय आप देंगे, तो अंत में जब संतुलन स्थापित होगा, तो लोहे का रॉड जो पहले लाल गर्म था, उसको आपने पानी के बड़े टब में डाला, और जब संतुलन स्थापित हो जाएगा तो दोनों का टेम्परेचर बराबर होगा, दोनों का तापक्रम बराबर होगा। आप हम सभी जानते हैं। लेकिन ये सेकंड लॉ है, और आप देखेंगे कि ये एक प्रकृति का अद्भुत नियम है। ये इसका जो, खैर मैं उस पर आता हूं। तो ये अभी ध्यान में रखिए कि सेकंड लॉ ये कहता है कि ऊष्मा, हीट अपने आप गर्म से ठंडे की ओर जाएगी। अब आप कहेंगे कि रेफ्रिजरेटर में तो आप कुछ और होता है, रेफ्रिजरेटर में तो आप चीजें ठंडी कर रहे हैं। तो आप जिस चक्र से आप हीट को वर्क में
यानी मैकेनिकल एनर्जी में बदल सकते हैं, उसी तरह से एनर्जी के किसी और फॉर्म को आप हीट में भी बदल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। रेफ्रिजरेटर में आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। रेफ्रिजरेटर में आपको, तो कार्नो का जो साइकिल है वो उल्टा चलता है। वो हीट को कोल्ड, पहले हीट के टच में सिलेंडर आता है और फिर कोल्ड के टच में आता है। लेकिन कार्नो का साइकिल ये कि ही कोल्ड के टच, कोल्ड में से हीट निकाल के और वर्क के जरिए आप उसको बाहर फेंकते हैं। जितना रेफ्रिजरेटर के अंदर जितना टेम्परेचर है उससे ज़्यादा टेम्परेचर बाहर है, वो गर्मी आप उसका एक तरह से बाहर फेंकते हैं। उसमें सारा बाहर तो नहीं फेंकते, लेकिन मोटे तौर पर समझ लीजिए बाहर फेंकते हैं उसमें। वहाँ भी एक साइकिल चलता है, वही कार्नो साइकिल ही चलता है लेकिन उल्टा चलता है। तो सेकंड लॉ ये कहता है कि आप ठंडे से हीट निकालकर गर्म में नहीं डाल सकते, या अपने आप नहीं जा सकता। या दूसरा ये कि अगर ठंडे से हीट निकाल के आप गर्म में डालेंगे तो उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, उसमें आपको एनर्जी डालनी पड़ेगी उसमें। ये सेकंड लॉ है। लेकिन सुविधा के लिए, चीज़ों को आसान रखने के लिए आप सिर्फ ये कहें, सेकंड लॉ को ऐसे याद रखें कि एक डायरेक्शनल प्रॉपर्टी आती है हीट के फ्लो में, हमेशा वो गर्म से ठंडे की ओर फ्लो करता है। और इसका कारण है, अभी हम देखेंगे। ये इतनी साधारण सी जो बात है, ये बहुत बड़ी समझदारी को या विज्ञान में एक छलांग को जन्म देती है। दो और लॉ हैं थर्मोडायनेमिक्स के। एक ये कि खैर इसके लिए हमें एक चीज, एक शब्द और यहाँ डाल देने दीजिए सेकंड लॉ में। सेकंड लॉ को बाद में हम देखेंगे कि ऐसे भी समझते हैं कि एंट्रोपी एक शब्द, एक शब्द का हम उच्चारण करें, वो एक तरह का डिसऑर्डर का, अव्यवस्था का की माप है। जो चीजें बेतरतीब हैं आप कहेंगे कि उनकी एंट्रोपी ज्यादा है, और जो चीज बहुत तरतीब से रखी हुई है उसकी एंट्रोपी जो है वो कम है। और सेकंड लॉ ये कहता है कि प्रकृति का ये मूलभूत नियम है कि प्रकृति को अपने आप छोड़ दो तो बेतरतीबी बढ़ती जाती है। आप कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात हुई, आप हमारे कमरे को देख लीजिए, बहुत काम करके हम इसको सजाते हैं और फिर कैसे ये पुनः एक ही दिन में बेतरतीब हो जाता है। ये तो हमारे कमरे का नियम है और हमारी किताबों का नियम है, या जिन चीज़ों, हमारे किचन का नियम है, चीज़ें बेतरतीब होती जाती हैं अपने आप। लेकिन इसमें भी एक गहरी बात छिपी हुई है कि जो अपने आप प्रकृति उस अवस्था को पसंद करती है जो बेतरतीब हो, और बेतरतीब वो अवस्था होती है जिसको अनेक ढंग से रीऑर्गेनाइज किया जा सकता है। यानी बेतरतीब, किसी भी सिस्टम की बेतरतीब, ज़्यादा बेतरतीब अवस्था वो है जिसमें सिस्टम के जो अंग हैं उनको यहाँ भी रहने का मौका हो, वहाँ भी रहने का मौका हो, उनके पास चॉइसेस ज़्यादा हो। बेतरतीबी जो है वो चॉइसेस ज़्यादा होने से फैलती है। बेतरतीबी बुरा शब्द नहीं है, यहाँ पर आप एंट्रोपी, इसीलिए एंट्रोपी शब्द इस्तेमाल करना अच्छा है। आप हम बेतरतीबी को प्रमोट करने वाले व्यक्ति के रूप में आप हमें न देखें। बेतरतीबी, हम प्रकृति की बात कर रहे हैं, और प्रकृति में जो बेतरतीबी है वो ये है कि कोई भी सिस्टम है, वो उसके पास अगर आपने सारे इस कमरे की गैस को, कमरे में जो वायुमंडल है उसको किसी तरह से इकट्ठा करके आपने सिर्फ कोने में डाल दिया, 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर में डाल दिया, और बाकी वैक्यूम है कमरे में, किसी तरह से मान लीजिए आपने ऐसा कर दिया, सारे नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो है उसको इकट्ठा करके आपने एक कोने में इकट्ठा कर दिया, तो ये ज़्यादा तरतीब हुआ, ज़्यादा सजा हुआ, इसकी एंट्रोपी जो है वो कम है। लेकिन जब आप उस बाउंड्री को हटा देंगे और गैस को छोड़ देंगे अपना मनमाना करने के लिए, तो गैस वापस पूरे कमरे में फैल जाएगी, और इस तरह से फैल जाएगी कि उसका घनत्व, उसका प्रेशर, उसकी डेंसिटी हर जगह बराबर हो, पूरे कमरे में बराबर हो। ये जो अवस्था है कि पूरी गैस को पूरा कमरा मिला हुआ है, तो वो पूरे कमरे में फैल के रहेगी और हर जगह बराबर रहेगी, ये जो है, ये इसको कहेंगे कि इसमें एंट्रोपी ज़्यादा है। तो जब आप ऑर्डर पैदा करेंगे, जबरदस्ती एक कोने में गैस को
मजबूर करेंगे रहने के लिए, उसमें ऑर्डर ज़्यादा है, तो वो एक एबनॉर्मल परिस्थिति है। और जिस तरह से आप उसको ज़बरदस्ती रोक के रखेंगे, उस रोक को हटाएंगे, तो गैस की नेचुरल प्रवृत्ति ये होगी कि वो पूरे कमरे में बराबर से फैल कर रहना चाहेगी। और क्योंकि पूरे कमरे में फैल कर रहने में प्रत्येक अणु को, गैस के प्रत्येक मॉलिक्यूल को ज़्यादा ज़्यादा जगहें हासिल हैं रहने के लिए, वो यहाँ भी रह सकता है और वो वहाँ भी रह सकता है, इस जगह को भी भर सकता है और उस जगह को भी भर सकता है। तो जो पोटेंशियलिटी है, जो जो पोटेंशियल जो जो जगहें हैं एक तरह से, या सेल्स कह लीजिए उनको, कि जो सेल्स हैं, जिन सेल्स में कोई मॉलिक्यूल पाया जाएगा, अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो वो सेल्स की संख्या पूरे कमरे में ज़्यादा है। तो सेल्स उसको, यानी यहाँ या वहाँ रहने की संभाविता गैस को ज़्यादा हासिल है, ये इसलिए गैस फैल करके रहना चाहेगी। तो उसी तरह से आप ये कहें कि अगर जो आयरन रॉड का हमने जिक्र किया, कि आयरन रॉड लाल गरम है और वो अलग से है, लाल गरम आयरन का डंडा, नो, और पानी टब में भरा हुआ है, वो अलग से ठंडा है। इन दोनों की संयुक्त एंट्रोपी कम है। लेकिन जब आप डंडे को, रेड हॉट आयरन रॉड को पानी में डालेंगे और वो ठंडा होगा और पानी गर्म होगा और संतुलन वाला टेम्परेचर स्थापित होगा, तो उसकी उसी समय जो उनकी जो संयुक्त एंट्रोपी होगी वो अलग अलग, एक गर्म और एक ठंडा, जो उनकी एंट्रोपी थी उससे ज़्यादा होगी। तो संतुलन कहाँ जाके स्थापित होता है? मैक्सिमम एंट्रोपी पर, मैक्सिमम डिसऑर्डर पर संतुलन जाके स्थापित होता है। सेकंड लॉ ये कहता है। इस बात को मैं आगे कहने वाला था, लेकिन यहाँ चूंकि थर्ड लॉ की बात करने के लिए एंट्रोपी शब्द की जरूरत थी, इसलिए मैंने यहाँ, तो अब आप देखिए कि सेकंड लॉ कितना अद्भुत है। सेकंड लॉ जो है, गर्म से ठंडे की ओर हीट का प्रवाह, इसमें ऑर्डर का मसला इसमें है, ऑर्डर डिसऑर्डर का मसला है, इसमें एंट्रोपी का मसला है। एंट्रोपी हमेशा बढ़ती जाएगी, यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा अपने आप, यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ती जाएगी, ये सेकंड लॉ कहता है। इसीलिए एक तरह से बाद में हम देखेंगे जब काइनेटिक थियरी पर आएंगे, कि प्रकृति में एक तरह का डायरेक्शन है, टाइम में एक तरह का डायरेक्शन है। टाइम का ये डायरेक्शन एक तरह से थर्मोडायनेमिक्स से पैदा होता है, या ऑर्डर डिसऑर्डर से, सेकंड लॉ की वजह से, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की वजह से पैदा होता है। तो तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम ये कहता है कि जो एंट्रोपी है, ये अम, अम, ये जैसे जैसे आप किसी चीज को ठंडा करेंगे उसकी एंट्रोपी कम होगी, जैसे जैसे आप उसको गर्म करेंगे उसकी एंट्रोपी बढ़ती जाएगी। और एब्सोल्यूट जीरो का कॉन्सेप्ट दिया जाता है, जिससे एब्सोल्यूट जीरो से नीचे कोई टेम्परेचर नहीं हो सकता। उसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे कि कैसे ये मापा जाता है या कैसे तय किया जाता है। इसमें एक गैस लॉ है, आइडियल गैस लॉ, उसको आप एक्सट्रापोलेट करते हैं, और एक तरह से एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है कि इस बिंदु को हम यहाँ पर, इस कर्व जब यहाँ पहुंचेगा, इसको जो है हम एब्सोल्यूट जीरो मानेंगे। एब्सोल्यूट जीरो पर हम ये मानते हैं कि एंट्रोपी जो है, डिसऑर्डर जो है, वो मिनिमम होता है। और एक जीरोथ लॉ भी कहते हैं, नो, तो ये एब्सोल्यूट जीरो का होना ये थर्ड लॉ है, और जिससे नीचे टेम्परेचर नहीं जा सकता, उससे नीचे एंट्रोपी, उससे कम एंट्रोपी उससे कम नहीं की जा सकती। और जीरोथ लॉ ये कहता है, जो लॉ के रूप में कहने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि साइंस को सिस्टमेटाइज करना पड़ता है, ये इसे भी आप भली भांति जानते हैं। ये कहता है कि अगर दो चीजें, एक चीज है, तीन चीजें हैं मान लीजिए, पहली दूसरी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होना है कि उनको आपने एक साथ सटा के रखा है, एक दूसरे के संपर्क में रखा है, ताकि दोनों का टेम्परेचर समान हो गया है उसमें, तो इसको थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो अगर कोई चीज, पहली चीज है, वो दूसरी चीज के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और ये जो पहली चीज है यही किसी तीसरी चीज के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो इससे नतीजा ये निकलता है कि दूसरी और तीसरी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी। ये कहने में आपको साधारण लगेगा, लेकिन इस लॉ के बिना आप थर्मामीटर नहीं बना सकते, आप टेम्परेचर नहीं नाप सकते। टेम्परेचर नापने में आप यही करते हैं कि आप इक्विलिब्रियम में ले आते हैं, मुंह में थर्मामीटर डालते हैं, तो आपके बॉडी का जो आपके बॉडी के साथ उसका थर्मल इक्विलिब्रियम स्थापित होता है, यानी बॉडी का जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पर वो
वो स्थापित होता है। और उसको कैलिब्रेट आपने कैसे किया है थर्मामीटर में कि वो 98.7 की लाइन कैसे खींची है? उसको आपने किसी और जगह किसी और चीज के संपर्क में रखकर और उसकी गर्मी को बढ़ा घटाकर आपने कैलिब्रेट किया है कि मरकरी कहाँ तक पहुंचता है, कि उसको कितना हीट देने के बाद। और जब आपने वो कैलिब्रेट किसी और जगह पे किया है, किसी और पदार्थ के साथ किया है, और उसके साथ संतुलन स्थापित, थर्मल इक्विलिब्रियम, ऊष्मा का संतुलन स्थापित करके किया है, और आप तीसरी चीज है, आपकी बॉडी तीसरी चीज है, वो उस वाले संतुलन से आपने कैलिब्रेशन किया है थर्मामीटर का। और आप जब तीसरी वस्तु यानी अपने शरीर के साथ उसका संतुलन स्थापित करते हैं तो अपने शरीर का टेम्परेचर मापते हैं। इसके लिए थर्मोडायनेमिक्स के जीरोथ लॉ की जरूरत पड़ती है। ये किस्सा थर्मोडायनेमिक्स का मैं पहले ही मैंने आपको स्पष्ट कर दिया कि ये सिर्फ मैं आपको वर्णन कर रहा हूं। इस प्रकार के बातचीत में या इस प्रकार के व्याख्यान में वर्णन से ज़्यादा नहीं किया जा सकता। लेकिन मेरा मकसद ये है कि हम जो कंसेप्चुअल डेवलपमेंट होता है विज्ञान का, उस इतिहास की थोड़ी झलक मैं आपको दे सकूं। और तो ये जो नियम है थर्मोडायनेमिक्स के, ये 1860 तक आते आते स्थापित हो जाते हैं। इसमें जो लोग प्रमुख भूमिका निभाते हैं उसमें मैंने पहले ही जूल और थॉमसन का नाम लिया, और कार्नो ने सेकंड लॉ की शुरुआत की थी, लेकिन सेकंड लॉ को स्टेट वो क्लियरली नहीं कर पाए थे। सेकंड लॉ को क्लियरली स्टेट करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था क्लॉसियस, जो 1822 में पैदा हुए थे और 1888 में मरे थे। क्लॉसियस और केल्विन यानी विलियम थॉमसन, इन दो लोगों ने मिल करके, दो लोगों के प्रयास से कोई 10-15 साल के जद्दोजहद के बाद सेकंड लॉ अच्छी तरह से स्थापित हुआ। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अच्छी तरह से स्थापित हुआ। तो आप कहें कि कारणों से शुरू करके जूल होते, और फैराडे ने इसमें भी काम किया था, लेकिन उतने डिटेल में हमें जाने का समय नहीं है। तो कारणों से जूल होते हुए, थॉमसन होते हुए क्लॉसियस तक आकर जो थर्मोडायनामिक्स है, जो मैक्रो थियरी है, बड़े पदार्थ यानी बाल्टी भर पानी या स्टीम इंजन, जो हमारे आपके साइज के, ह्यूमन स्केल के जो पदार्थ हैं, उनको गर्मी सर्दी नाप कर, उनको गर्म करके, ठंडा करके, खौला करके, जो प्रयोग, इस तरह के प्रयोग करके जो थर्मोडायनामिक्स स्थापित हुआ, वो 1860 तक स्थापित हो चुका था। लेकिन आप गौर ये करेंगे कि अभी ये मसला तय नहीं हुआ है कि हीट है क्या। पहले तो ये तो कि हीट एक कैलोरी है, एक द्रव पदार्थ है, वो खंडित हो चुका था। और वो किस्सा भी मैंने नहीं बताया, लेकिन वो भी लंबा किस्सा है कि किस तरह से डेवी करके एक वैज्ञानिक थे 19वीं सदी के शुरू में, फैराडे जिनके अप्रेंटिस थे, उन्होंने काफी समय इसमें लगाया कि वो ना किसी तरह से वजन करें कि अगर हीट कोई द्रव पदार्थ है तो उसका कुछ वजन होगा, तो क्या गर्म पदार्थ जब गर्म होता है तो उसका वजन बढ़ता है। और बढ़ता तो है, लेकिन उस अनुपात में नहीं बढ़ता है जितना, वो बहुत सूक्ष्म है, वो नापने का तरीका उस समय कोई नहीं था। वो 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 बहुत बाद की बात है कि ऊर्जा जो है वो वजन बढ़ाती है, लेकिन तो वो तो नापा नहीं जा सकता, वो इतना सूक्ष्म वजन बढ़ाती है कि वो मापने का सवाल नहीं था। तो डेवी क्या 19वीं सदी के शुरू में जो मापा गया उससे यही तय हुआ कि कोई द्रव पदार्थ नहीं है जो यहाँ से वहां बह रहा है, जो गर्म से ठंडे की ओर बह रहा है। तो हीट है क्या, ये प्रश्न अभी खुला हुआ था। और धीरे धीरे जो हीट के द्रव पदार्थ होने की धारणा थी, वो बदल करके धीरे धीरे ये धारणा बनने लगी कि हीट जो है वो मोशन है, गति है। जो जिन चीजों से पदार्थ का मैक्रो रूप, पदार्थ जो बना हुआ है, वो कुछ छोटे छोटे अणु परमाणुओं से बना हुआ है, और उन अणु परमाणुओं की गति जो है, उनकी जो ऊर्जा है, वही हीट के रूप में प्रकट होती है। यानी हीट इज मोशन, हीट एक प्रकार की गति है। ये भी लंबा किस्सा है, और आज हम केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं। एटॉमिज्म की पदार्थ जो है वो एटम से बना हुआ है, ये पहले केमिस्ट्री में स्थापित होता है। आपने डाल्टन का नाम सुना होगा, बाद के एवोगैड्रो का नाम सुना होगा। डाल्टन और एवोगैड्रो जैसे लोग जिन्होंने एटॉमिक कॉन्सेप्ट को केमिस्ट्री के प्रयोगों के जरिए स्थापित किया और केमिस्ट्री के डेवलपमेंट्स में स्थापित किया, उससे धीरे धीरे पदार्थ के एटॉमिक एटम्स के बने होने की धारणा पुष्ट हो रही थी। और जो
एटॉमिज्म वहाँ, एटॉमिज्म का किस्सा भी बहुत पुराना है, ग्रीक टाइम से ही है, लेकिन अब जो प्रयोग के धरातल पर एटॉमिज्म स्थापित हो रहा था, केमिस्ट्री के धरातल पर जो एटॉमिज्म स्थापित हो रहा था, उससे ये धारणा पक्की होती जा रही थी कि ये जो अणु परमाणु जिनसे गैस बनती है, उनकी जो गति है वही हीट के रूप में प्रकट होते हैं, वही ऊष्मा के रूप में हमें महसूस होते हैं। तो जब हम महसूस करते हैं कि ये फलाने टेम्परेचर लग रहा है कि कमरे में इस समय 30 या 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो ये चूंकि मिलियंस एंड बिलियंस या ट्रिलियंस ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स लड़ रही हैं हमारी त्वचा से आकर, वो इस पर एनर्जी डिपॉजिट कर रही हैं, जो एनर्जी डिपॉजिट कर रही हैं और हमारे शरीर के साथ जो संतुलन बना रही हैं, वो हमें हीट के रूप में या टेम्परेचर के रूप में महसूस होता है। ये जो हीट क्या है, इस यहां से जो सवाल पैदा होता है कि वो घटक तत्वों का जिनसे गैस बने, सिर्फ गैस की बात करें, ये लागू सब पर होता है, सॉलिड पर भी और लिक्विड पर भी, लेकिन सुविधा के लिए गैस पर बात करें तो जो गैस के घटक हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, उन मॉलिक्यूल्स की गति जो है और वो हीट के रूप में प्रकट होती है। इससे थर्मोडायनेमिक्स एक नया मोड़ लेता है, जो ऊष्मा का विज्ञान है वो एक नया मोड़ लेता है। वो मोड़ क्या है कि फिर वो ये कोशिश करता है कि क्या हम इन अणुओं की गति माप सकते हैं या इनके इनके बारे में कुछ ऐसा मैथमेटिक्स का सहारा लेकर के कुछ ऐसा सिद्धांत बना सकते हैं कि इन अणुओं की गति से हम इस गैस का प्रेशर और टेम्परेचर का जो लॉ है, बॉयल्स लॉ फॉर एग्जांपल, आप जानते हैं बॉयल्स लॉ कि प्रेशर और वॉल्यूम, जितने वॉल्यूम में गैस है, प्रेशर और अगर आप बढ़ाएं तो वॉल्यूम घटेगा और प्रेशर घटाएं तो वॉल्यूम बढ़ेगा अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं तो जो ये गैस लॉ है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, या प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को भी आप घटाएं बढ़ाएं तो ये गैस का जो नियम है जो प्रेशर को और टेम्परेचर को रिलेट करता है, प्रेशर को और वॉल्यूम को रिलेट करता है, ये सारे मेजरमेंट 17वीं सदी में ही हो चुके थे और इसीलिए 17वीं सदी में न्यूटन के समकालीन बॉयल हुए थे और इसको बॉयल्स लॉ के नाम रूप में जाना जाता है। तो ये जो इसको क्या डिराइव कर सकते हैं क्या हम, क्या न्यूटन का जो गतिशास्त्र है, कि अणु जो है वो किसी 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 मोमेंटम के साथ, किसी वेलोसिटी के साथ यात्रा करता है, दूसरे अणुओं से टकराता है, तो बहुत बड़ी अणुओं की संख्या है 10 टू द पावर 23 24, इतने अणु इस एक पर 23 या 24 या 25 जीरो, इतने इतने अणु जो हैं, इतने मॉलिक्यूल्स हम जिस कमरे में मैं बैठा हुआ हूं इसमें हैं, इतने अणु आपस में दौड़ भाग मचाए हुए हैं और एक दूसरे से टकरा रहे हैं और दीवार पर भी टकरा रहे हैं। तो दीवार पर जो टकरा रहे हैं वो दीवार पर प्रेशर डाल रहे हैं, मेरे त्वचा से टकरा रहे हैं, मेरे पर प्रेशर डाल रहे हैं, और वही बात टेम्परेचर के लिए। तो क्या ये जो थर्मोडायनेमिक्स के लॉज हैं, पहला नियम, दूसरा नियम यानी एनर्जी कंजर्वेशन का नियम, दूसरा नियम की एंट्रोपी के बढ़ते जाने का नियम, इनको क्या हम इन अणुओं के गतिशास्त्र से डिराइव कर सकते हैं? और ये बहुत बड़ी तरक्की हुई 19वीं सदी की फिजिक्स में। इससे आप देखेंगे कि नए सवाल पैदा हुए जो हमें 20वीं सदी की तरफ ले जाएंगे, 20वीं सदी की क्रांतियों की तरफ ले जाएंगे, लेकिन वो थोड़ा बाद में। तो जिन लोगों ने इसको कहेंगे स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स, स्टैटिस्टिकल इसलिए क्योंकि अगर आपको 10 टू द पावर 23 24 एक ट्रिलियन ट्रिलियन इतने इतने अणुओं से, इतने इतने बॉडीज से आपको सिद्धांत बनाना है, उसका गणित रचना है, तो आप एक एक अणु की गति उस पर न्यूटन के नियम नहीं लगा सकते। इस पर आपको स्टैटिस्टिकल एक जनरल नियम लगाना पड़ेगा। यानी एक स्टैटिस्टिक्स तब पैदा होता है जब आप बहुत बड़ी संख्याओं के गतिशास्त्र से परिचित होते हैं। अगर इतने गैस के इतने अणु हैं तो आप मोटी चीजें डिराइव करेंगे उसमें कि इस बात की संभावना है कि कि एवरेज आउट करेगा, सारे सारे गैस एक दूसरे से टकरा रहे हैं, लेकिन एक एवरेज प्रॉपर्टी जिसको स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टी है, उस वो उसमें से निकल करके आएगी। जैसे जनसंख्या की बात आप करते हैं तो वहां स्टैटिस्टिक्स आता है। अब भारत में
130 करोड़ लोग हैं। अब 130 करोड़ लोगों को जाकर उनकी सारे डिटेल्स आप गिन नहीं सकते, लेकिन आप सैंपलिंग करते हैं कि आप कुछ लोगों की राय लेते हैं 130 करोड़ में से, हो सकता है कि 10-20 हजार की या 1 लाख की राय लेंगे, और 1 लाख की राय से स्टैटिस्टिक्स के जरिए आप ये निकालेंगे, ये तय करेंगे कि क्या लगता है 130 करोड़ लोग क्या सोच रहे हैं। ये 1 लाख लोग क्या सोच रहे हैं, उससे आप स्टेटिस्टिक्स, एक व्यवस्थित गणित है, व्यवस्थित विज्ञान है, वो आपको काफी हद तक ये सुराग देगा कि 130 करोड़ लोग क्या सोच रहे हैं। तो वो ये नहीं बताएगा कि फलाने व्यक्ति क्या सोच रहा है, लेकिन 130 करोड़ लोग लगभग क्या सोच रहे हैं, या कितने लोग ऐसा सोच रहे हैं और कितने लोग वैसा सोच रहे हैं, ये स्टेटिस्टिक्स आपको बताएगा। तो उसी तरह इस गैस में आए तो इसमें न्यूटन क्या करेंगे, एक एक मॉलिक्यूल को देखने की कोशिश करेंगे और उसका गतिशास्त्र, अपने गति के नियम उन पर लागू करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब अगर 1 ट्रिलियन ट्रिलियन 10⁻24 मॉलिक्यूल्स हैं तो ये काम करना असंभव है, कोई ये कर नहीं सकता, दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर भी इसको नहीं कर सकता। तो क्या करेंगे आप, ये तो नहीं जानेंगे कि फलाने मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, लेकिन जैसे आप ये नहीं जानते कि एक 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 दिया हुआ व्यक्ति क्या सोच रहा है, लेकिन स्टैटिस्टिकली आप पता कर सकते हैं कि कितने लोग इस विचार को मानते हैं और कितने लोग उस विचार को मानते हैं। उसी तरह से स्टैटिस्टिकली आप ये पता कर सकते हैं कि कितने मॉलिक्यूल्स जो हैं इस गति से चल रहे हैं, कितने उससे थोड़ा ज्यादा तेज चल रहे हैं, कितने उससे और तेज चल रहे हैं। तो इस तरह से गति का वितरण, गति का डिस्ट्रीब्यूशन, इस मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स हैं इस रूम में, उनमें कैसे हुआ है। तो आप पाएंगे कि स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स जिस तरह से विकसित हुआ और जिस तरह से इसकी तर्क पद्धति, उसका गणित विकसित हुआ, मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन, दो बड़े वैज्ञानिक, सबसे बड़े वैज्ञानिक जो 19वीं सदी के थे, उन लोगों ने इस विज्ञान की नींव डाली। उन्होंने ये दिखाया कि गति इस तरह से वितरित है इन अणुओं में कि बहुत ठहरा हुआ मॉलिक्यूल, उसकी संभाविता बहुत कम है। बहुत थोड़े से मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जो बहुत धीमी गति से चल रहे होंगे, और उसी किसी फिक्स टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं। मान लीजिए इस कमरे का टेम्परेचर इस समय 35 डिग्री है इसमें, तो 35 डिग्री पर, इस फिक्स टेम्परेचर पर बहुत थोड़े से मॉलिक्यूल्स बहुत धीमी गति से चल रहे होंगे, और उसी तरह से बहुत थोड़े से मॉलिक्यूल जो हैं बहुत तेज गति से चल रहे होंगे। एक मीडियन गति होगी, जो जिस गति पर सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल उस गति से चल रहे होंगे, उसको आप अगर कर्व में प्लॉट करेंगे तो ये कर्व बहुत धीमी गति से ऊपर को उठेगा और मैक्सिमम एक गति पर पहुंचेगा, और उसके बाद जब और अधिक गति वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या फिर गिरने लगेगी और बहुत अधिक गति वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या कम हो जाएगी। तो एक तरह का ये पहाड़ी की चोटी की तरह का एक कर्व बनेगा कि वो संख्या जो बहुत धीमे चल रही है वो भी कम है, और वो संख्या जो बहुत तेज चल रही है वो भी कम है, और इसके बीच में अलग अलग गति से चलने वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या अलग अलग है। और सबसे अधिक मॉलिक्यूल्स की संख्या ऐसे मॉलिक्यूल्स की है जो इस टेम्परेचर के लिए एक मीडियन गति है। वो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स ये कैलकुलेट कर सकता है। तो एक मीडियन गति है, एक एवरेज गति है, उस वाली गति पर सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं। तो उस वाली, इस टेम्परेचर के लिए जो मीडियन वेलोसिटी है या मीडियन स्पीड है मॉलिक्यूल्स की, उस पर सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स उस वाली गति से चलते हैं। और उससे कम गति की तरफ जाएं तो भी संख्या धीरे धीरे घटती जाती है जैसे जैसे गति घटती जाती है, और उससे अधिक गति की तरफ जाएं तो भी मॉलिक्यूल्स की संख्या घटती जाती है जैसे जैसे गति आप बढ़ाते जाते हैं। तो बीच में ऊंचा है कर्व, और आगे भी गिरा हुआ है, पीछे भी गिरा हुआ है, कम गति पर भी गिरा हुआ है, उसमें भी मॉलिक्यूल्स की संख्या कम है कम गति वाली अवस्था में। तेज गति वाली अवस्था में भी मॉलिक्यूल्स की संख्या कम है, बीच गति वाली। और जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये मीडियन खिसकता जाएगा, ये मीडियन खिसकता जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अधिक गति की तरफ। 35 डिग्री पर जो मीडियन है, जो गति मीडियन गति है, मध्यम गति है, वो
100 डिग्री पर वो बहुत दूर खिसक जाएगी, 100 डिग्री पर मॉलिक्यूल्स बहुत तेजी से चलने लगेंगे, वो उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी, बहुत सारी एनर्जी, हीट एनर्जी जो है आप उसमें स्टोर करेंगे, तब ये कमरा 100 डिग्री पर आएगा। और जब ये कमरा 100 डिग्री पर आएगा तो मॉलिक्यूल्स अब की तुलना में बहुत ज्यादा तेज गति से चल रहे होंगे, और उस समय भी ये मीडियन डिस्ट्रीब्यूशन होगा। उस समय भी जो मीडियन डिस्ट्रीब्यूशन, गति का डिस्ट्रीब्यूशन हमने कहा डम्बेल, अरे डम्बेल नहीं कहेंगे, क्या, एक 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 पहाड़ी की चोटी की तरह का जो जो शेप है, वो उस समय भी होगा, लेकिन मीडियम खिसक चुका होगा अधिक गति की तरफ। उस समय मीडियम मॉलिक्यूल्स का ज्यादा होगा। तो ये सारी चीजें जो थर्मोडायनेमिक्स के बल्क के नियम थे, जिन जिन चीजों को आप हाथ में पकड़ सकते हैं, उठा सकते हैं, जो 1 किलो 2 किलो 10 100 किलो की हैं, इन 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 इनका जो नियम था, उसने थर्मोडायनेमिक्स के पहले दूसरे नियम की स्थापना की। लेकिन अब आप इनको डिराइव करना चाहते हैं माइक्रोकॉस्म से। मॉलिक्यूल्स आप छू नहीं सकते, मॉलिक्यूल्स आप देख नहीं सकते, वो इतने छोटे हैं, इतने हल्के हैं, जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते उसमें। जब जब 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आप इकट्ठा करेंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, तो 10⁻23 मॉलिक्यूल्स मिलकर के 16 ग्राम ऑक्सीजन बनेंगे। 16 ग्राम जो आप बहुत हल्की मात्रा है, उस 16 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में आपका जो है 10⁻23 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं। अब इन 10⁻23 इतनी बड़ी संख्या के मॉलिक्यूल्स के काइनेटिक एनर्जी से आप हीट की प्रॉपर्टी डिराइव करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी छलांग थी, और इसमें सफलता मिली। इसमें सफलता मिली, और इस काम को शुरू करने वाले लोग कौन थे? एक व्यक्ति कॉमन थे, क्लॉसियस, जिनका नाम लिया, जिन्होंने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्थापना की। वो उसी के साथ वो गैसेस के डिफ्यूज होने का, गैस कैसे फैलती है, कोई स्मेल इसमें थोड़ा सा आप छोड़ दें, स्प्रे कर दें डिओड्रेंट, तो कैसे वो तुरंत पूरे कमरे में वो स्मेल छा जाएगा। इसका मतलब जो गैस डिओड्रेंट से निकला, वो कैसे डिफ्यूज होकर पूरे कमरे में छा गया। इस तरह डिफ्यूजन की रफ्तार, डिफ्यूजन की कंडीशंस का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक हुए थे। उन्होंने उसको इक्वेशंस में, मैथमेटिक्स में ढालने की कोशिश की। क्लॉसियस ने इस काम की शुरुआत की, और मैक्सवेल ने फिर वहां से शुरू करके, क्लॉसियस जैसे लोगों के काम से शुरू करके, मैक्सवेल ने काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस की नींव डाली। काइनेटिक थियरी ऑफ गैस का मतलब कि अब जो गैस की प्रॉपर्टी है, उसका जो प्रेशर है, जो वॉल्यूम है, जो टेम्परेचर है, उसकी जो मैक्रो बल्क प्रॉपर्टीज हैं, उन बल्क प्रॉपर्टीज को आप मॉलिक्यूलर मोशन से डिराइव कर सकते हैं। मॉलिक्यूल्स की गति से आप उसको निकाल सकते हैं। इसको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कहा गया, और इसके जनक मैक्सवेल थे। मैक्सवेल पहली बार उनका इस कथा में अब जिक्र हो रहा है, और बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के वो तो सबसे बड़े वैज्ञानिक साबित हुए। तो उन्होंने 20वीं 19वीं सदी के दोनों जो प्रधान विज्ञान थे, उनमें प्रधान भूमिका निभाई। हीट के में भी, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी, या लाइट, हम देखेंगे कि लाइट कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो उसमें भी उन्होंने प्रधान भूमिका निभाई। ये मैक्सवेल 1831 में पैदा हुए थे, और 1879 में, 79 में 48 ईयर्स की एज में ही मर गए। लेकिन उन्होंने विज्ञान को बदल के रख दिया। एक बार की कथा है, कथा नहीं, रिपोर्ट है। आइंस्टाइन जब पहली बार गए थे कैम्ब्रिज, जब यूके गए, तो कैम्ब्रिज जहां न्यूटन हुए थे, किसी ने उनसे कहा कि आप तो न्यूटन के कंधे पे खड़े हैं। वो फेमस न्यूटन का सेंटेंस कि मैं अगर बहुत दूर तक देख पाया तो इसलिए क्योंकि मैं जायंट्स के कंधे पे खड़ा था। तो किसी ने कहा ऐसे ही पोलाइटनेस अपना दिखाने के लिए कि आप तो न्यूटन के कंधे पर खड़े हैं। तो आइंस्टाइन ने कहा था कि नहीं, मैं तो मैक्सवेल के कंधे पे खड़ा हूं। और वो थोड़ी देर में साफ होगा कि मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इस बार तो नहीं, अब अगला लेक्चर अगर होगा तो उसमें हमें आगे हम रिलेटिविटी पर आएंगे, तब देखेंगे कि कैसे आइंस्टाइन दो ढंग से, दो अपने दोनों पैर से, आइंस्टाइन ने भी थर्मोडायनेमिक्स में काम किया, और आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी को जन्म दिया। दोनों में वो मैक्सवेल के कंधों पे खड़े। तो मैक्सवेल ने काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस की नींव डाली, और उसके आधार पर वहां से काम आगे बढ़ाया बोल्जमैन ने,
और बोल्जमैन ने एक तरह से स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स की नींव डाली। हमारे पास समय बीतता जा रहा है तो हमें थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। तो आप यूं समझ लें कि मैक्सवेल ने गैस लॉ डिराइव किया, मॉलिक्यूलर मोशन से गैस लॉ डिराइव कर लिया, बॉयल्स लॉ डिराइव कर लिया, और उससे भी बड़ा काम बोल्जमैन, लुडविग बोल्जमैन, जो 1844 में पैदा हुए थे और 1906 में मरे थे। 1906 में उन्होंने, वो अलग कथा है, सबसे मेधावी वैज्ञानिकों में से थे, लेकिन सुसाइड किया था उन्होंने 1906 में। विज्ञान के अंदर के चलने वाले फैशनों, क्रेडिट मिलना न मिलना, माना जाना न माना जाना, उसका भी कुछ हाथ था उसमें, अन्य भी कारण रहे होंगे। एनीवे, लुडविग बोल्ट्जमान जो 19वीं सदी के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में से थे, उन्होंने मॉलिक्यूलर मोशन के आधार पर और स्टैटिस्टिक्स के आधार पर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिराइव किया, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स निकाल लिया, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और उसके बाद हम आप ये आसानी से ये बात कर सकते हैं कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि दुनिया को अपने आप पे छोड़ दो तो डिसऑर्डर बढ़ता जाएगा, बेतरतीबी बढ़ती जाएगी यूनिवर्स में, बेतरतीबी यानी यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ती जाती है, और एंट्रोपी हमेशा मैक्सिमाइज होने की कोशिश करती है, अधिकतम होने की कोशिश करती है। और इस तरह से एक नेचुरल फिनोमेना में एक इरिवर्सिबिलिटी पैदा होती है, एक डायरेक्शन पैदा होता है कि आप दोनों तरफ नहीं जा सकते। प्रकृति के, न्यूटन के जो नियम है वो दोनों तरफ जा सकते हैं। आप इधर से धक्का दें तो जिस उधर जाएगा और वही न्यूटन का नियम लागू होगा, और उधर से धक्का दें तो इधर जाएगा, वही न्यूटन का नियम लागू होगा। तो स्पेस की दिशा बदल दें, न्यूटन के नियम उसी तरह से लागू होंगे। और टाइम की दिशा आप बदल दें, अगर पास्ट से, न्यूटन के नियमों में टाइम की दिशा नहीं है, अगर आप टाइम की जगह माइनस टाइम रखें, यानी फ्यूचर को पास्ट कर दें और पास्ट को फ्यूचर कर दें, तो भी न्यूटन के नियम उसी तरह से लागू होते हैं, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो न्यूटन के नियम जो है वो टाइम रिवर्सिबल हैं। आप उसमें टी डालें, टाइम डालें, तो भी सही व्याख्या आएगी। जो कार्य है वो कारण हो जाएगा, जो कारण है वो कार्य हो जाएगा, लेकिन न्यूटन के नियम भविष्यवाणी वही करेंगे। कार्य कारण का संबंध उल्टा हो जाएगा, लेकिन भविष्यवाणी, न्यूटन के नियम वो भविष्यवाणी करने में दोनों अवस्थाओं में समान रूप से सफल होंगे। तो रिवर्सिबिलिटी है, न्यूटन के नियमों में रिवर्सिबिलिटी है, टाइम का डायरेक्शन जो है रिवर्सिबल है। लेकिन हम पास्ट में नहीं जा सकते, हम जानते हैं कि हम पास्ट में नहीं जा सकते। ये जो टाइम की इरिवर्सिबिलिटी है, ये कहाँ से आती है? ये एक बहुत बड़ा दार्शनिक और वैज्ञानिक दोनों तरह का प्रश्न है। और टाइम की इरिवर्सिबिलिटी, हम वापस पास्ट में न जा पाना, इसके कई पहलू हैं। एक पहलू रिलेटिविटी में आएगा, हम देखेंगे कि पास्ट में हम क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि ये गति की एक चरम सीमा स्थापित कर दें, उससे ज़्यादा तेज न चलें तो आप पास्ट में नहीं जा पाएंगे, और गति की उस चरम सीमा से तेज आप चलें तो आप पास्ट में जा पाएंगे। तो वो रिलेटिविटी अपने आप में आपको पास्ट में जाने से तो नहीं रोक सकती, लेकिन कार्य कारण का संबंध रोकेगा। और एक तरह से दार्शनिक रूप में जो सबसे सम्यक उत्तर है समय की इरिवर्सिबिलिटी का, कि वास्तविक जो यूनिवर्स है, वास्तविक जो दुनिया है जिसमें पदार्थ हैं, गैस हैं और बहुत सारी बॉडीज हैं, उसमें समय के प्रवाह की दिशा अगर तय होती है, भविष्य अगर तय है, भूत अगर अतीत अगर तय है, और अतीत से भविष्य की तरफ ही समय की गति है, आप भविष्य को अतीत और अतीत को भविष्य नहीं कर सकते जैसे कि न्यूटन के नियमों में कर सकते हैं। तो ये क्यों है? ये इसका प्रमुख कारण सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। इसका प्रमुख कारण, और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहाँ से आता है? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रकृति के इस मूलभूत नियम से आता है कि प्रकृति उस अवस्था में रहना चाहेगी जिसमें उसके पास चॉइस ज़्यादा हो, और जिसमें उसके पास चॉइस ज़्यादा हो, ज़्यादा अवस्थाएं उसको हासिल हो रहने के लिए, ज़्यादा सेल्स हासिल हो, ज़्यादा संभावनाएं हासिल हो उसको रहने के लिए, तो वो अपनी उस अवस्था में जाके रहना चाहेगी। और वो जहाँ पर ज़्यादा अवस्थाएं हों, उसके ज़्यादा संभव अवस्थाएं हों प्रकृति के रहने की, वो अगर जैसे मैक्सिमाइज होती है तो उसी को बेतरतीबी कहते हैं, उसी को एंट्रोपी कहते हैं। तो एंट्रोपी जो है बढ़ती जाएगी, ये प्रकृति के सबसे मूलभूत नियमों में से है, और ये नियम भविष्य तय करता है, ये नियम समय की दिशा तय करता है। तो इतना महत्वपूर्ण था ये
ये स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स का पैदा होना, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का पैदा होना। अब जल्दी से हम थोड़ी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात कर लें और तब समराइज करेंगे। थोड़ा ज़्यादा समय हमने हीट पे ले लिया, लेकिन इसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से भी आप एक हद तक परिचित हैं और हम तेजी से कंसेप्चुअल हिस्ट्री उसकी कह सकते हैं। इसमें जिन लोगों ने प्रमुख रोल प्ले किया वो थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो 18वीं सदी के आदमी थे, वो प्रिकर्सर थे, और हांस क्रिश्चियन ओरस्टेड, आंद्रे मरी एम्पियर, माइकल फैराडे और जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। हम जो दर्जन भर और 2 दर्जन लोग थे इलेक्ट्रिसिटी के विज्ञान को 19वीं सदी में आगे बढ़ाने वाले, उसमें से इन 4 नामों की नाम हमने चुने हैं। ये एक तरह से कंप्लीट करते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के विज्ञान को ये कंप्लीट करते हैं। पहले चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज तो ग्रीक टाइम से या बहुत पहले से ज़्यादातर सभ्यताओं में पता था। बहुत सारी चीज़ों को आप रगड़ दें तो उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा हो सकता है। उसमें आप ठंडे दिनों में गर्म कपड़े पहनते हैं निकाल करके अपनी अलमारी से, तो स्किन पर वो चिटकता है, कुछ स्पार्क जैसा महसूस होता है, तो आप जानते हैं कि घर्षण से विद्युत पैदा होता है, ये बहुत पुराने समय से लोगों को मालूम था। और उसी तरह से चुंबक जो है, अलग से लोगों को मालूम था कि चुंबक जैसा कोई पदार्थ होता है जो मेटालिक चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, उसमें आकर्षण की शक्ति होती है। ये पहले से मालूम था, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं मालूम था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो था, ये तो पता था। 18वीं सदी में लोगों ने ये पता किया था कि चार्ज जो है वो दूसरे चार्ज को, समान चार्ज को रिपेल करता है, असमान चार्ज को, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, और अट्रैक्ट करने की या रिपेल करने की जो उसकी ताकत है वो दूरी के साथ घटती जाती है। और दूरी के साथ घटने का उसका नियम वही है जो गुरुत्वाकर्षण जैसा है। जैसे दूरी बढ़ा दीजिए 2 वस्तुओं के बीच में तो गुरुत्वाकर्षण जो है, दूरी दोगुनी कर दीजिए तो गुरुत्वाकर्षण 4 गुना कम हो जाएगा। वही नियम यहाँ भी लागू होता है, दूसरे कारणों से लागू होता है, लेकिन दूरी के साथ बल के घटने का नियम यहाँ भी 1/r² है। यानी r बढ़ा दीजिए तो बल जो है r² के अनुपात में कम हो जाता है। दूरी दुगना कर दीजिए 2 चार्जेस के बीच में, तो उनके बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो स्थिर विद्युत बल है, वो 4 गुना कम हो जाएगा। इतना मालूम था, और ऐसा ही मैग्नेट के बारे में भी मालूम था। जो असल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का विज्ञान पैदा होता है वो पैदा होता है 19वीं सदी में, और वो तब पैदा होता है जब वोल्टेइक सेल, आज की बैटरी जिसे आप जानते हैं, कंटिन्यूअस करंट 19वीं सदी से पहले हासिल नहीं था। वो 19वीं सदी के शुरू में वोल्टा नाम के एक वैज्ञानिक हैं जो एक पाइल बनाते हैं, एक तरह की बैटरी बनाते हैं समझ लीजिए, और बैटरी जो है वो कंटिन्यूअस करंट आपको दे सकती है। बैटरी के दो दो जो हेड्स हैं उनके बीच में आप तार जोड़ें तो उस तार में करंट बहने लगता है उसमें, और उस तार में आप कोई किसी इक्विपमेंट को जोड़ दें तो बिजली से वो इक्विपमेंट चलने लगेगा। तो बैटरी जो है वो कंटिन्यूअस लगातार बहते हुए करंट के लिए जरूरी है। वो 19वीं सदी में पैदा होती है, सामने आती है, और 19वीं सदी में फिर एक तरह से विज्ञान इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का आगे बढ़ता है। किस तरह से? पहली चीज इत्तफाकिया ओयरस्टेड, जो 1777 में पैदा हुए और 1851 में मरे, उन्होंने एक चीज ये देखी कि जब उन्होंने वो बिजली के करंट के साथ प्रयोग कर रहे थे और बगल में एक चुंबक पड़ा हुआ था, चुंबक मैग्नेटिक नीडल पड़ा हुआ था जो मैग्नेटिक फोर्स को नापता था, और जब उन्होंने करंट बहाया तो नोटिस किया कि वो हिल गया, वो जो चुंबक था वो हिल गया, जो चुंबकीय सुई थी वो हिल गई, जैसे उसने कोई मैग्नेट महसूस किया हो। तो ये वाला जो उनका ऑब्जर्वेशन था, ये एक तरह से ये खबर आग की तरह फैली, क्योंकि बहुत सारे लोग सस्पेक्ट कर रहे थे, ऐसा कयास लगा रहे थे कि बिजली और चुंबक में कोई संबंध है। लेकिन पहली बार प्रायोगिक रूप से ये दिखाई दिया कि आपने तार में बिजली बहाई, करंट ऑन किया, तो जो बिल्कुल उससे अलग रखा हुआ चुंबक है, किसी भी चीज से जुड़ा हुआ नहीं है, बीच में खाली जगह है, लेकिन वो चुंबक हिल गया। जितनी बार आपने स्विच ऑन ऑफ किया उतनी बार चुंबक हिला, यानी एक चुंबकीय प्रभाव, करंट का चुंबकीय प्रभाव दिखाई पड़ा। इतनी सिंपल सी चीज एक पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के विज्ञान की नींव डालती है। ओयरस्टेड ने ये किया, फिर लोगों ने ज्यादा केयरफुल मेजरमेंट किए कि कितना करंट बहाएं तो कितना चुंबक हिलता है, यानी कितनी
चुंबकीय शक्ति पैदा होती है, करंट में कितनी चुंबकीय शक्ति है जो खाली स्पेस में बिना किसी तार के खाली स्पेस में ट्रैवल करती है। क्योंकि जो चुंबक है, चुंबक रखा हुआ है, वो किसी भी तरह से कनेक्टेड नहीं है बिजली के तार के साथ, बीच में खाली स्पेस है। और उसमें आप वैक्यूम भी कर सकते हैं, उसमें गैस हटा सकते हैं और वैक्यूम में ये प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उस वैक्यूम में भी करंट का जो चुंबकीय प्रभाव है उसे आप माप सकते हैं चुंबकीय सुई के जरिए। ये प्रयोग लोगों ने किए और नापा कि बिजली, बहती हुई बिजली का यानी करंट का किस अनुपात में, कितने करंट का कितनी दूरी पर कितना चुंबकीय प्रभाव है। जो लोग आप +2 तक साइंस पढ़ते होंगे, फिजिक्स पढ़ा होगा, उनको मालूम होगा कि कोई बायो सावर्ट लॉ है। बायो और सावर्ट दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये मेजरमेंट्स किए कि तार से दूरी घटा बढ़ाकर, तार में बिजली का करंट घटा बढ़ाकर उन्होंने मेजर किया कि कितना चुंबकीय फोर्स पैदा होता है चुंबक की सुई पर। तो उससे बायो सावर्ट लॉ निकला और एम्पियर ने फिर इसको नियम का रूप दिया। एम्पियर ने नियम का बाकायदा ये रूप दिया कि उन्होंने ज़्यादा केयरफुल मेजरमेंट किए और ज़्यादा महत्वपूर्ण ये कि उन्होंने फिर अगर दो तारों में बिजली बहाकर यानी करंट बहाकर एक दूसरे पर उनका चुंबकीय प्रभाव उन्होंने देखा। क्योंकि अगर एक करंट चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है जिससे चुंबक की सुई हिलती है, और दूसरा करंट चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है जो उससे भी चुंबक की सुई हिलती है, तो ये दोनों करंट अगर चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं तो इस चुंबकीय बल के जरिए वो एक दूसरे को भी प्रभावित कर सकते हैं। और ये मेजरमेंट उन्होंने किया कि दो तारों में बहती हुई बिजली जो है एक दूसरे को कितनी दूरी पर और किस अनुपात में प्रभावित करती है। इसको एम्पियर्स लॉ कहा गया। और उसके साथ मैं जल्दी से जिक्र करूं, फैराडे का जो सबसे अद्भुत किस्सा है, उनका अलग से उन पर पूरा लेक्चर दिया जा सकता है। सबसे अद्भुत आदमी थे, अनपढ़ आदमी थे, गरीब आदमी थे, और वो बुक बाइंडिंग का काम करते थे। जब बच्चे थे तो 14 साल की उम्र में वो इत्तफाकिया एक बड़े प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे डेवी, उनसे उनकी मुलाकात हो गई। टीनेजर थे तभी, 14 होंगे, 16 होंगे, 18 होंगे, ठीक मुझे याद नहीं है। और डेवी के असिस्टेंट हो गए और डेवी के प्रयोगशाला में वो असिस्टेंट का काम करने लगे। और फैराडे 19वीं सदी के सबसे बड़े वैज्ञानिक बने एक्सपेरिमेंटर के रूप में। अनपढ़ थे, उनको गणित नहीं आता था, फिर भी उन्होंने पूरे एक तरह से न केवल विद्युत चुंबकत्व की नींव डाली, बल्कि जो सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जिसे हम कहते हैं, उसकी भी नींव एक तरह से फैराडे ने डाली। और किस तरह से डाली कि अगर एम्पियर ने यह दिखाया कि बिजली से चुंबक पैदा हो सकता है, तो फैराडे ने यह दिखाया कि चुंबक से बिजली पैदा हो सकती है। और ये तो बहुतों के ध्यान में आया। बहुत सारे 10-12 साल तक तरह अलग अलग वैज्ञानिक ये प्रयोग करते रहे कि चुंबक से बिजली फिर कैसे पैदा की जाए, क्योंकि चुंबक तो मौजूद था, चुंबक तो मालूम था, और चुंबक आप बना भी सकते थे। आप एम्पियर ने यह दिखा दिया था कि केवल जो आयरन के रूप में जो चुंबक, आयरन से बना हुआ जो चुंबक, जो प्राकृतिक चुंबक है, वही चुंबक नहीं होता। आप बिजली की धारा बहा करके चुंबक बना सकते हैं। आप बिजली के तार को एक सोलेनॉइड, एक स्पाइरल के रूप में अगर आप एक रॉड पर स्पाइरल आप रोटेट करके उसको स्पाइरल बना लें, और उस स्पाइरल में बिजली करंट प्रवाहित करें, तो जो वो सोलेनॉइड है जिसको कहते हैं सोलेनॉइड, वो सोलेनॉइड चुंबक की तरह काम करता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जिसको कहा गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एम्पियर के काम से सामने आ चुके थे। तो चुंबक तो था, लेकिन चुंबक से बिजली कैसे पैदा की जाए, किसी को सफलता नहीं मिली। और इत्तफाकिया सफलता पर फैराडे को मिली। फैराडे तब तक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हो चुके थे। उनके वो ये 1820 तक आते आते वो प्रसिद्ध हो चुके थे, लगभग 30 साल की उम्र में। और 1830 तक आते आते तो वो सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में से एक थे जो एक तरह से अनपढ़ थे। और उन्होंने ये नोटिस किया कि चुंबक अपने आप बिजली नहीं पैदा कर सकता, लेकिन चुंबक को आप हिलाएं, चुंबक को गति दें, तो बगल में जो तार जोड़ा हुआ है, जो तार है, उसमें करंट प्रवाहित होती है। तो एक तरह से जो मैग्नेटिक फोर्स है, उस मैग्नेटिक फोर्स को आप तेजी से घटाए बढ़ाएं,
तो आप बिजली पैदा कर सकते हैं। ये छोटी सी बात थी इसमें। अभी हम फील्ड के कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि, और ये भी यहाँ यहाँ यही जिक्र कर दें, यही उचित है। फैराडे जो मैथमेटिक्स से अनभिज्ञ थे, जब वो 1860 वगैरह के आसपास, जब मैक्सवेल बहुत यंग आदमी थे और फैराडे बूढ़े हो रहे थे, तो मैक्सवेल की भेंट हुई थी। बहुत यंग, मैक्सवेल से 40 साल बड़े थे वो। तो 60 साल के फैराडे की अगर 20 साल के मैक्सवेल से मान लीजिए भेंट होती है, नो, तो दोनों दोनों फैराडे ये कहा करते थे, मैक्सवेल को बहुत पसंद करने लगे थे वो, लेकिन वो कहते थे कि तुम्हारी कोई बात मुझे समझ में नहीं आती, क्योंकि तुम्हारी बात तुरंत मैथमेटिक्स में बदल जाती है और मैथमेटिक्स मुझे आती नहीं है। तो फैराडे ऐसे थे जिनको गणित बिल्कुल नहीं आती थी, लेकिन उन्होंने फील्ड का कॉन्सेप्ट दिया। फील्ड का कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिकल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड। ये फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड पहले से था, और उसको फैराडे के टाइम में अभी ग्रेविटेशनल फील्ड की बात नहीं होती थी, लेकिन जब फैराडे ने इलेक्ट्रिकल फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड की बात स्थापित की, तो ग्रेविटेशनल फील्ड की भी बात होने लगी बाद में। ये फील्ड क्या था? शून्य में चार्ज का प्रभाव कैसे ट्रेवल करता है? शून्य में जब कोई मीडियम नहीं है, कोई कैरियर नहीं है, कोई बल को ढोने वाला कोई शक्ति नहीं है, कोई डंडा नहीं, कोई तार नहीं, कोई गैस नहीं, कोई कंडक्शन नहीं, फिर भी चार्ज का प्रभाव दूसरे चार्ज पर वैक्यूम में भी रख दे तो पड़ता है। ग्रेविटेशन में यह समस्या आई थी कि एक पदार्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स दूसरे पदार्थ पर कैसे लगता है। और न्यूटन ने इसका किया था, तरीका ये निकाला था कि इंस्टेंटेनियस, तुरंत असर पड़ता है, हमें मालूम नहीं कैसे जाता है, लेकिन जैसे ही एक पदार्थ है वो दूसरे लंप पर तुरंत, उसमें ट्रैवल करने में कोई टाइम नहीं लगेगा। इंस्टेंटेनियसली ग्रेविटेशनल फोर्स, एक बॉडी का ग्रेविटेशनल फोर्स दूसरे बॉडी को महसूस होगा। इसकी बात मैंने पिछले लेक्चर में की थी कि सूर्य का प्रभाव, ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी पर तुरंत पहुंच जाएगा, जबकि सही विज्ञान ये कहता है कि सूर्य का कोई भी प्रभाव पृथ्वी तक पहुंचने में, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे वहां से चले हुए प्रकाश को यहां पहुंचना हो, उसमें 8 मिनट लगेगा। तो ये जो प्रोपेगेशन ऑफ फोर्स है, इसको समझने के लिए फैराडे ने एक कॉन्सेप्ट निकाला कि ये फील्ड है, यानी एक फोर्स फील्ड है। जो चार्ज है उसके पास का जो स्पेस है, उस स्पेस में अगर आप कोई दूसरा चार्ज ले आएंगे, तो पहले चार्ज के ज्यादा नजदीक लाएंगे तो वो ज्यादा फोर्स महसूस करेगा, और थोड़ी दूर पर रखेंगे तो कम फोर्स महसूस करेगा। यानी इस जिस बिंदु पर हम दूसरे चार्ज को ले आ रहे हैं, उस बिंदु पर कोई पोटेंशियली, कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, कोई ऐसा गुण है कि जब आप वहां पर चार्ज को ले आते हैं तो वो बल महसूस करता है। तो बल के का पोटेंशियल ये एम्प्टी स्पेस में फैला हुआ है। जब वहां पर आप मेजरमेंट के लिए कोई चीज लाएंगे, तो वो मेजरमेंट वाला चार्ज जो है वो उस फोर्स को महसूस करेगा। तो ये जो, इसको उन्होंने फील्ड कहा। और ये जो फील्ड था, ये जो फोर्स फील्ड था, इसका सोर्स क्या था? पहला चार्ज इसका सोर्स था, और दूसरा चार्ज जिसको आप ले आके किसी बिंदु पर रखते हैं, वो उसको मापने वाला था, वो उसको ऑब्जर्व करने वाला चार्ज था उसमें। तो लेकिन बीच का जो एम्प्टी स्पेस है, इस एम्प्टी स्पेस में कोई फोर्स फील्ड है। ये एक तरह से समझने के लिए, इलेक्ट्रिकल फोर्स के प्रोपेगेशन को, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने को समझने के लिए मैक्सवेल ने, फैराडे ने फोर्स फील्ड की कल्पना की। और ये फील्ड कॉन्सेप्ट आप देखेंगे जैसे जैसे हम लोगों की बात आगे बढ़ेगी आगे के लेक्चर्स में, तो आप देखेंगे कि ये फील्ड कॉन्सेप्ट जो है वो सबसे डीप कॉन्सेप्ट साबित हुआ, और न केवल सबसे डीप कॉन्सेप्ट साबित हुआ, बल्कि सबसे ज्यादा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट साबित हुआ। और फील्ड्स की क्वांटम थियरी, बाद में क्वांटम थियरी आएगी, तो जो फील्ड्स की क्वांटम थियरी है, वो फिजिक्स का एक तरह से कहिए सबसे कॉम्प्लिकेटेड, सबसे कॉम्प्लेक्स, सबसे जटिल और सबसे डेवलप्ड रूप है। फील्ड की जो क्वांटम थियरी है, उससे नई मैथमेटिक्स पैदा होती है। यहां तक इतना इतना वो सूक्ष्म और इतना मैथमेटिकल वो कॉन्सेप्ट है। और इस कॉन्सेप्ट को जन्म देने वाला कौन था? जिसको रत्ती भर मैथमेटिक्स नहीं आती थी, और जो हमेशा
अपने से 40 साल छोटे मैक्सवेल से शिकायत किया करता था कि तुम बिना मैथमेटिक्स के क्यों नहीं हमें कोई चीज़ समझाने की कोशिश करते हो। मतलब जो जिस जिस इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का आविष्कार खुद, ज़्यादातर आविष्कार खुद फैराडे ने किया था, मैक्सवेल ने जब उसका विज्ञान स्थापित किया तो वो मैक्सवेल के इक्वेशंस फैराडे को समझ में नहीं आए। फैराडे की ज़िंदगी में मैक्सवेल के इक्वेशंस आ गए थे, फैराडे के मरने के टाइम तक आ गए थे, लेकिन मैक्सवेल के इक्वेशंस, मैक्सवेल का मैथमेटिक्स कभी भी फैराडे को समझ में नहीं आया। तो ये आप एक, लेकिन एक बात से हम फैराडे की बात खत्म करें कि फैराडे से ये पूछा गया, जब किसी मंत्री ने, सरकार के मंत्री ने, ब्रिटिश सरकार के मंत्री ने पूछा कि इन सारे प्रयोगों से क्या मिलेगा, ये जो तुम चुंबक से बिजली पैदा कर रहे हो, तो फैराडे का उत्तर प्रसिद्ध है। फैराडे ने कहा था कि सर सम डे यू माइट टैक्स इट, आप इस पर टैक्स लगाएंगे, कर लगाएंगे किसी दिन। यानी वो इतना बड़ा आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन लाएगा, उत्पादन का इतना बड़ा नया तकनीक बन जाएगा कि आप उस पर बिजली पैदा करने पर, आप बिजली एक उपभोग की ऐसी चीज बन जाएगी कि आप उस पर टैक्स लगाएंगे। ये फैराडे का उत्तर था और ये हुआ। दूसरी औद्योगिक क्रांति इस बात से पैदा हुई कि कैसे आप चुंबक से बिजली पैदा कर सकते हैं। और की उसमें क्या था, की तत्व ये था कि आप मैग्नेटिक फोर्स के वेरिएशन को वेरी करेंगे, घटाएंगे बढ़ाएंगे किसी तरह से, तो मैग्नेटिक फोर्स के वाइब्रेशन से या ऑसिलेशन से बिजली पैदा, करंट पैदा होता है। लोग उसको हिला के नहीं देख रहे थे, लोग सोचते थे कि मैग्नेट बैठा रहेगा और वो बिजली किसी तरह से बिजली पैदा कर देगा किसी पदार्थ में। तो अलग अलग पदार्थों से प्रयोग कर रहे थे, तरह तरह की चीजें कर रहे थे। लेकिन इत्तेफाक से जब एक बार उन्होंने चुंबक को हटाया, या जो सोलेनॉइड में स्विच ऑफ किया, सोलेनॉइड जो चुंबक की तरह काम कर रहा था उसमें स्विच ऑफ किया, तो चुंबक की सुई हिल गई जैसे। और या जब उन्होंने चुंबक को हिलाया तो बिजली वाली, करंट वाली सुई हिल गई, करंट पैदा हो गया। मुझे ये, मैं गलत कह रहा था पहले, जो बिजली चुंबक को हिलाया तो करंट बह गया। ये इत्तेफाक से उन्होंने देखा फैराडे ने, और इस तरह से पता ये चला कि जो मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन है वो इलेक्ट्रिक करंट को जन्म देता है। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है। चार्ज बहता है, चार्ज मोशन में है, वो इलेक्ट्रिक करंट है। तो एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन मैग्नेटिक फोर्स को जन्म देता है, और मैग्नेटिक फोर्स का वेरिएशन या मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड को जन्म देता है। ये यहां पर आकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का किस्सा पूरा होता है, जिसको सिस्टमेटाइज करने वाले मैक्सवेल थे, जिसको गणितीय रूप देने वाले मैक्सवेल थे। और सिर्फ इसीलिए कि उन्होंने गणितीय रूप दे दिया, सिर्फ इसी वजह से मैक्सवेल नहीं हुए। मैक्सवेल, जिनको मैंने पहले बताया कि 1831 में पैदा हुए थे और 79 में मरे। जब उन्होंने इसको गणितीय रूप दिया तो उन्होंने उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण थ्योरेटिकल योगदान किया। जो जोड़ा उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के सिद्धांत में, वो उन्होंने इक्वेशंस को देख करके जोड़ा, इक्वेशंस की सिमेट्री के आधार पर जोड़ा। प्रयोग में वो बाद में देखा गया और उसको मैक्सवेल का डिस्प्लेसमेंट करंट कहा जाता है। तो अब हम इक्वेशन तो आपको नहीं दिखा सकते कि मैक्सवेल के 4 इक्वेशन क्या हैं, लेकिन शब्दों में हम उनको बताने की कोशिश करेंगे। मैक्सवेल ने पहला काम ये किया इक्वेशंस डेवलप करते हुए, इक्वेशंस लिखते हुए, कि उन्होंने एम्पियर्स लॉ को चेंज किया, उसको मॉडिफाई किया। एम्पियर लॉ क्या कहता था कि इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड को जन्म देता है। उसमें उन्होंने ये जोड़ा कि इलेक्ट्रिक करंट भी मैग्नेटिक फील्ड को जन्म देता है, और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, अब चूंकि फील्ड का कॉन्सेप्ट आ चुका, करंट तो किसी तार में बहता है ना, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो मीडियम में है, मीडियम माने उस समय ईथर मानते थे कि ईथर जो है वो चार्ज को होल्ड करता है, लेकिन एक्चुअली वैक्यूम मीडियम है चार्ज का। नो, फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मीडियम वैक्यूम इटसेल्फ है, शून्य में भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपिगेट करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वैक्यूम में एग्जिस्ट करता है, और किसी तरह से आप वैक्यूम में इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ऊपर नीचे करें, घटाएं बढ़ाएं अगर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरिएशन है वो मैग्नेटिक फील्ड को जन्म देगा। तो जैसे करंट, फिजिकल मोशन चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड को जन्म देता है, वैसे ही वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड का घटना और बढ़ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन भी
मैग्नेटिक फील्ड को जन्म देगा। और आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, छोटी सी बात। उन्होंने बहुत बड़ी बात उन्होंने जोड़ी, क्योंकि इसके बिना इलेक्ट्रोडायनामिक्स, पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो विज्ञान था वो पूरा नहीं होता था, वो अंदर से कंसिस्टेंट नहीं होता था। उससे भी बड़ी बात ये थी कि जो ये पता चला उसके भी डिटेल में आज जाने का टाइम तो नहीं है, या उसके लिए बोर्ड की जरूरत पड़ेगी। जो ये पता चला कि जो प्रकाश है ये और कुछ नहीं है, ये एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसलिए जिसमें एक तरफ एक दिशा में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करता है, घटता है और बढ़ता है, तो उसके परपेंडिकुलर दिशा में मैग्नेटिक फील्ड घटता और बढ़ता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन और मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन, ये दोनों मिल करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जन्म देते हैं, और यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो लाइट है। इसीलिए लाइट और कुछ नहीं है बल्कि इलेक्ट्रोडायनामिक्स का हिस्सा है। इसीलिए मैंने टाइटल में कहा कि वो सदी हीट की और लाइट की सदी थी। ये स्थापित होता है, जिसका शुभा लोगों को पहले से था, कि प्रयोग करने वालों को भी शुभा था कि लाइट का इलेक्ट्रिसिटी से कोई रिश्ता है, क्योंकि लाइट में एक पोलराइजेशन होता है, और वो पोलराइजेशन कुछ लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है लाइट के पोलराइजेशन को प्रभावित करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अगर लाइट के पोलराइजेशन को प्रभावित करता है तो कोई ना कोई रिश्ता होगा, ऐसा शुभा तो था। लेकिन मैक्सवेल ने अपने डिस्प्लेसमेंट करंट के जरिए, डिस्प्लेसमेंट करंट के बिना जो मैक्सवेल ने अपने हाथ से जोड़ा, जिसका प्रायोगिक कोई आधार पहले से नहीं था, किसी ने प्रयोग करके नहीं दिखाया था, थ्योरेटिकली जोड़ा। थ्योरेटिकल फिजिक्स के ये पहले उदाहरणों में से है कि थियोरी से प्रकृति के नियमों तक पहुंचना। ज्यादातर हम एक्सपेरिमेंट से पहुंचेंगे और ज्यादातर थियोरी और एक्सपेरिमेंट के मेल से पहुंचेंगे, लेकिन कभी कभी थियोरी खुद, बाद में आइंस्टाइन पर हम पहुंचेंगे तो और भी क्लियर उदाहरण देखेंगे कि थियोरेटिकल एनालिसिस प्रकृति के नियमों तक, उनके नए आयामों तक पहुंचाती है। तो जो ये डिस्प्लेसमेंट करंट है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन मैग्नेटिक फील्ड को जन्म दे सकता है, ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट का नियम है, इसकी वजह से ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पॉसिबल है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड को जन्म देता है। मैग्नेट चूंकि ऑसिलेट कर रहा है, इसलिए वो भी मैग्नेटिक फील्ड जो पैदा होगा वो भी ऑसिलेट करेगा। और आप पहले से ही जानते हैं कि जो ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, जो जो फैराडे का नियम है कि ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को जन्म देगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन ने मैग्नेटिक फील्ड को जन्म दिया, मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन ने इलेक्ट्रिक फील्ड को जन्म दिया, और इस तरह से इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन, मैग्नेटिक ऑसिलेशन, इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन, मैग्नेटिक ऑसिलेशन, ये कहते हुए ये एक वेव आगे बढ़ा। और यही वेव जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यही लाइट है। और मैक्सवेल ने ये कैलकुलेट करके दिखाया कि लाइट जो है क्यों 3000 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलता है। वो रफ्तार उन्होंने अपने बिजली और चुंबक के नियमों से उन्होंने प्रकाश की गति डिराइव कर ली, प्रकाश की गति निकाल ली। तो ये यहां आके इलेक्ट्रोडायनामिक्स जो है वो पूरा होता है। और मैक्सवेल को मैंने कहा कि सबसे बड़ा वैज्ञानिक मैं क्यों मानता हूं, क्योंकि उन्होंने दोनों में, जो दो बड़े विज्ञान 19वीं सदी में पैदा हुए, हीट का और लाइट का, या हीट का और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, दोनों में उन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई। अब इससे सवाल पैदा होते हैं, और उन सवालों पर हम हमने आज की बात खत्म करेंगे। अभी भी ये नहीं हमने देखा, ये तो पता कर लिया कि हीट क्या है, तो मॉलिक्यूलर मोशन है या एटम का मोशन है, लेकिन चार्ज क्या है, चार्ज कहां से आता है, ये अभी पता नहीं था। शुरू में जब आदिकाल से ग्रीक और पुरानी सभ्यताओं से इलेक्ट्रिकल फायर की बात होती थी, इलेक्ट्रिकल फ्लूइड की बात होती थी, तो इलेक्ट्रिक भी कोई द्रव पदार्थ है, चार्ज भी कोई फायर है, क्योंकि आग लगाता था, स्पार्क देता था, बिजली चमकती थी आसमान में, वो लोगों ने देखा था। तो इलेक्ट्रिकल फायर की बात होती थी, लेकिन दरअसल इलेक्ट्रिसिटी है क्या, ये पता नहीं था। इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का पूरा विज्ञान तय हो गया, प्रयोग से तय हो गया। उसने पूरे एक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को जन्म दे दिया। इलेक्ट्रिकल जो मोटर है, फैराडे का मोटर है, उसने ऊर्जा पैदा की, चुंबक चला करके ऊर्जा पैदा की। उसी तरह से आज भी हम बड़े से बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम हो कि इवन न्यूक्लियर पावर हो, हर जगह आप उसी तरह से चुंबक नचा करके ही आप बिजली पैदा करते हैं। चुंबक नचाकर बिजली पैदा करने के अलावा दूसरा तरीका केमिकल है,
जो 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 उतना उतना प्रभावी नहीं है, उससे दुनिया जूझ रही है कि कैसे सोलर पैनल्स, जो केमिस्ट्री का मामला है, ऐसे 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 केमिकल एलिमेंट्स जो सूरज से ऊर्जा ग्रहण करके उससे बिजली पैदा कर सकें। वो एक अलग प्रोसेस है, वो केमिकल प्रोसेस है। लेकिन बिजली पैदा करने का जो व्यावहारिक प्रोसेस है जिससे दुनिया भर की सारी बिजली, ज़्यादातर बिजली पैदा होती है, वो फैराडे के नियम से पैदा होती है। चुंबक को नचा करके पैदा होती है। वो चुंबक आप चाहे बांधों में पानी गिरा करके चुंबक नचाएं, चाहे न्यूक्लियर एनर्जी से पानी गर्म करके उससे चुंबक नचाएं, जो जैसे भी करें, लेकिन आपको चुंबक नचाना पड़ेगा। तो पूरा इलेक्ट्रोडायनामिक्स तय हो गया 19वीं सदी का। और ये पता नहीं है कि चार्ज है क्या, चार्ज क्या है। ये कथा हमें 20वीं सदी की तरफ ले जाती है। चार्ज क्या है, इसका रिश्ता पदार्थ के एटॉमिक स्ट्रक्चर से जुड़ता है। हम एटम तक पहुंचेंगे, एटम के अंदर चार्जेस हैं, यहां पहुंचेंगे, और तब उसमें से अनेक प्रश्न पैदा होंगे। एक प्रश्न जिसका आज मैं समय ले चुका हूं, आज जिक्र नहीं कर पाए, कि क्लासिकल फिजिक्स जो था, जहां अभी क्वांटम का नाम नहीं आया, उस क्लासिकल फिजिक्स में भी बड़े बड़े प्रश्न उभर करके आए सामने। मैक्सवेल ने 1870 में ही ये शुभा किया था कि जो जो थर्मोडायनामिक्स में जो स्पेसिफिक हीट है, किसी चीज को कितना हीट देंगे तो उसका टेम्परेचर कितना बढ़ेगा। बहुत उसमें हीट एब्जॉर्ब करने की ताकत होगी, तो बहुत ज्यादा हीट दे करके उसका टेम्परेचर बहुत कम बढ़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होंगे जैसे मरकरी, पारा, जिसमें आप थोड़ा सा भी हीट देंगे तो वो बुरी तरह फैलता है, बहुत तेजी से फैलता है, उसका टेम्परेचर जो है बहुत तेजी से ऊपर जाता है उसमें। तो वो ये जो हीट एब्जॉर्ब करने की अलग अलग पदार्थों में जो क्षमता है, उसको स्पेसिफिक हीट कहते हैं। और स्पेसिफिक हीट में कुछ ऐसा प्रश्न था जो थियरी जो कहती थी और एक्सपेरिमेंट जो कहता था, उसके बीच में बहुत बड़े अनएक्सप्लेन्ड सवाल थे। ये अनएक्सप्लेन्ड सवाल मैक्सवेल को शुभा में उन्होंने डाला कि स्पेसिफिक हीट जो है वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से ज़्यादा जो थियरी ऑफ हीट है, जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है, जो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स है, वो जो विकसित हुआ है 19वीं सदी में, उसके लिए कोई गंभीर प्रश्न पैदा कर रहा है, कोई भारी गड़बड़ी है। मैक्सवेल को ये शुभा था। और वो बाद में जाकर वो स्पेसिफिक हीट का प्रॉब्लम 20वीं सदी में आकर क्वांटम थियरी के जन्म के बाद तय होता है। उसी तरह से एटम जो है वो पदार्थ का मूलभूत अंग है, लेकिन एटम न्यूट्रल है, तो चार्ज कहां से आता है? तो पता ये चला कि एटम भी न्यूट्रल नहीं है, उसमें भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन एटम की बात करें तो प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड है, और इलेक्ट्रिक करंट यहां से आता है। एटम से किसी तरह से आप इलेक्ट्रॉन छीन लें और उसको बहा दें, तो इलेक्ट्रॉन के बहने को आप इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो कैसे छीनेंगे एटम से, वो वो तरीके आपको निकालना पड़ेंगे, और उसको तार में बहाने की योजना बनानी पड़ेगी। लेकिन अगर एटम है जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों हैं, तो एटम स्टेबल कैसे है? नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज में गिर क्यों नहीं जा रहा है? तो लोगों ने सोलर सिस्टम बनाया एटम का कि पॉजिटिव के चारों तरफ चक्कर लगाता है। लेकिन वही मैक्सवेल का के इक्वेशंस ये कहते हैं कि अगर पॉजिटिव न्यूक्लियस के चारों तरफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, तो पलक झपकते वो एनर्जी उसकी, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के नियम ही ये कहते हैं, क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के ये नियम ही ये कहते हैं कि पलक झपकते इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में गिर जाएगा, यानी मैटर स्टेबल नहीं होगा। इतना बड़ा सवाल, इतना बड़ा सवाल। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन तो हो गया, लेकिन जब एटम सामने आएगा और एटम में पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन चार्ज सामने आएंगे, तो एटम कैसे स्टेबल होगा? एटम ही स्टेबल नहीं हो सकता। 19वीं सदी के फिजिक्स के मुताबिक एटम को स्टेबल नहीं होना चाहिए, यानी हमको, आपको, पृथ्वी को, सूर्य को, पूरे यूनिवर्स को नहीं होना चाहिए, मैटर को नहीं होना चाहिए। अगर अगर 19वीं सदी के इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पर ही भरोसा करें, वही अगर सही विज्ञान है, और सही विज्ञान वो है क्योंकि उससे पूरी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रहा था। हमारी आपकी बिजली जल रही है, और रेफ्रिजरेटर चल रहा है, और एसी चल रहा है, तो उसके सही होने में कोई शुभा नहीं है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि ये तो कहता है कि एटम ही स्टेबल नहीं होगा, तो एटम की स्टेबिलिटी का सवाल पैदा होता है, स्पेसिफिक हीट का सवाल पैदा होता है, दूसरे और सवाल पैदा होते हैं जिनका की बात करने का आज समय नहीं रहा, कि हर एलिमेंट जो है, हर एटम जो है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक लाइट एमिट करता है, कुछ फ्रीक्वेंसी की लाइट एमिट करता है।
क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स, मैक्सवेल की थियरी ये कहती है कि कंटिन्यूअस हर वेवलेंथ की लाइट हर एटम में से निकलनी चाहिए, क्योंकि उसमें 4 चक्कर लगा रहा है, और 4 चक्कर लगा रहा है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड बदल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है तो इसका मतलब कि उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलना चाहिए, और वो कंटिन्यूअस निकलना चाहिए, हर वेवलेंथ उसमें से निकलना चाहिए। लेकिन प्रयोग ये था कि हर हर एलिमेंट का, हाइड्रोजन का, हीलियम का, आयरन का, कार्बन का, ऑक्सीजन का, सबके अपनी स्पेक्ट्रल लाइनें थी। कुछ रंग निकलते थे और कुछ रंग नहीं निकलते थे। यहां तक कि रंगों का स्पेक्ट्रम देखकर आप ये पहचान कर सकते थे कि उसमें कौन सा एलिमेंट है। और इसी तरह से कर्चॉफ, जो 19वीं सेंचुरी के दूसरे बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये पता किया था कि सूरज में हाइड्रोजन और हीलियम तो है ही है, ज्यादातर वही है, हाइड्रोजन ही है और उससे कम हीलियम है, लेकिन उसमें आयरन भी है। उन्होंने धरती पर आयरन का स्पेक्ट्रम देखा था, और जब सूरज से आने वाले प्रकाश को उन्होंने उसका स्पेक्ट्रम देखा, उससे आने वाली रोशनी को के रंगों को अलग अलग करके देखा, तो उसमें आयरन वाली लाइनें उनको दिखाई दी। तो ये हर एटम अपनी कैरेक्टरिस्टिक लाइन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कलर ऑफ लाइट क्यों फेंकता है, कंटिन्यूअस हर कलर की लाइट क्यों नहीं फेंकता, ये बहुत बड़ा सवाल था। तो मैटर की स्टेबिलिटी, ये इतना मूलभूत सवाल। हर रोशनी जो निकलती है हर एटम से, वो हर एटम की कैरेक्टरिस्टिक रोशनी है, और वो कंटिन्यूअस नहीं है, कुछ रंग निकलता है हाइड्रोजन से, कुछ रंग नहीं निकलता है। हाइड्रोजन से आने वाले स्पेक्ट्रम को देखकर हम पहचान सकते हैं कि ये हाइड्रोजन से आ रहा है, और आयरन से आने वाली लाइट को देख करके हम पहचान सकते हैं कि ये आयरन से आ रहा है, और वो कंटिन्यूअस नहीं है, निश्चित लाइनें हैं, कुछ लाइनें हैं, कुछ लाइनें नहीं हैं। तो ये जो सिग्नेचर है एलिमेंट्स का, एटम्स का, जो अलग अलग सिग्नेचर है, जिनको हम दूर से ही पहचान सकते हैं कि सूरज में आयरन भी है, बहुत थोड़ा है लेकिन आयरन भी है। तो ये 19वीं सदी के प्रयोग ने स्थापित किया था। लेकिन 19वीं सदी का सिद्धांत ये कहता था कि ये कैरेक्टरिस्टिक लाइंस नहीं दिखाई देनी चाहिए। सारे जगह पर अगर एटम में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं, तो वहां से कंटिन्यूअस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आनी चाहिए, हर तरह का वेव हर तरह के एटम से आना चाहिए। इतना बड़ा सवाल था उसमें। तो इस तरह के सवालों से जब हम रूबरू होंगे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में दूसरे सवाल थे, मैक्सवेल के लॉ में दूसरे सवाल थे। वो सवाल ये थे कि प्रकाश की गति जो है वो कैसे निर्धारित होती है। मैक्सवेल ने सारा इक्वेशन निकाल लिया, वो इक्वेशन सही हैं, लेकिन उनका जो उनके दिमाग में जो मॉडल था कि कैसे प्रकाश एक जगह, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक जगह से दूसरी जगह जाती है, या कैसे चार्ज फील्ड, फील्ड को कौन होल्ड करता है वैक्यूम में, इलेक्ट्रिक फील्ड को और मैग्नेटिक फील्ड को कौन होल्ड करता है वैक्यूम में। तो उसके लिए उन्होंने एक काल्पनिक मीडियम की 19वीं सदी में कल्पना की जाती थी कि ईथर एक मीडियम है। अब ईथर कहीं दिखाई नहीं देता था, उसका किसी भी प्रयोग में उसका असर नहीं दिखाई देता था, वो कोई भी असर किसी भी चीज पे नहीं डालता था, उसका केवल यही काल्पनिक उपयोग था कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस चीज का वेव है, वेव के लिए पानी में पानी का वेव होता है, किसी मीडियम में वेव पैदा होती है, तो किस मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो 19वीं सदी का विज्ञान ये कहता था कि वो ईथर के मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और ये ईथर दिखाई पड़ता नहीं था। उसके ये एक कंट्राडिक्शन था मैक्सवेल की थियरी का, जो आइंस्टाइन के रिलेटिविटी को जन्म देता है। और आइंस्टाइन ये दिखाते हैं कि ये हमें ईथर की कल्पना करने की जरूरत ही नहीं है, हमें ईथर के बिना काम चल जाएगा अगर हम ये मान लें कि प्रकृति का एक नियम है कि प्रकृति की एक हाईएस्ट स्पीड है, प्रकाश की गति हाईएस्ट स्पीड है, और उस हाईएस्ट स्पीड से कोई ज्यादा गति से कोई चीज चल नहीं सकती, और हाईएस्ट स्पीड से वही चीज चल सकती है जो प्योर एनर्जी है, जिसमें कोई मास नहीं है, जिसमें कोई पदार्थ नहीं है, जिसका मास हो, जिसमें जिसमें भार हो, जिसमें तौल हो। तो ये जो आइंस्टाइन रिलेटिविटी तक पहुंचते हैं, ये इलेक्ट्रोडायनामिक्स के सही होते हुए उसकी आंतरिक विसंगति को दूर करने में रिलेटिविटी पैदा होती है। और 19वीं सदी की इस सारे फिजिक्स से जो सवाल पैदा होते हैं, हीट और थर्मोडायनामिक्स से और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दोनों से, कि दोनों को मिला करके आप देखें तो ये मैटर को ही स्टेबल नहीं होना चाहिए और कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम नहीं निकलना चाहिए। ये कथा जो है वो क्वांटम थ्योरी को जन्म देती है, जिसमें अभी प्लांक का हमने नाम ही नहीं लिया। पहली कथा प्लांक से शुरू होती है कि गर्म चीजें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव
एमिट करती हैं, निकलती हैं। जैसे लोहा को आप गर्म करते हैं तो वो लाल हो जाता है, लाल हो जाता है, और बहुत गर्म करें तो सफ़ेद रोशनी उसमें से निकलने लगेगी, उसमें से सफ़ेद प्रकाश निकलने लगेगा अगर आपने खूब गर्म कर दिया तो ये जो गर्मी गर्म करने से प्रकाश निकलने लगता है, गर्म चीज़ें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट करती हैं, इनका नियम क्या है? उसमें एक बहुत बड़ा घपला था। प्रयोग और प्रयोगों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था इलेक्ट्रोडायनामिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स मिल करके, जिससे प्लांक जिससे जूझते हुए प्लांक जो हैं वो क्वांटम कॉन्सेप्ट तक आते हैं। ये इनकी इसकी चर्चा हम कभी आगे करेंगे। तो ये 19वीं सदी की कथा है। 19वीं सदी के में कि शुरू में हमें पता नहीं था कि हीट क्या है, हमें पता नहीं था कि चार्ज क्या है, और 19वीं सदी के अंत में आकर के हमें पता चल जाता है कि हीट क्या है, और कुछ सुराग मिल जाता है कि चार्ज क्या है। लेकिन जैसे ही सुराग मिलता है कि हीट क्या है, पता चलता है कि हीट क्या है, वो एटॉमिक मोशन है या मॉलिक्यूलर मोशन है, और चार्ज क्या है, तो एटम के अंदर का कॉन्स्टिट्यूएंट जो है, एटम का टुकड़ा जो है, वो चार्ज का बेसिक फॉर्म है। तो उससे बहुत सारे सवाल भी पैदा होते हैं। 19वीं सदी के विज्ञान की जबरदस्त सफलता इतने बड़े सवालों को जन्म देती है जो 20वीं सदी के फिजिक्स को जन्म देता है। इस यहाँ पर आज की बात हम खत्म करेंगे। थोड़ा सा समय मैंने फिर आज भी ज़्यादा ले लिया, लेकिन 10 ही मिनट ज़्यादा लिया है। मेरे लिए ये कमाल की बात है। तो आज मैं अपनी बात यहाँ ख़त्म करता हूँ, और फिर आगे किसी दिन और आपसे भेंट होगी, तब 20वीं सदी की कथा शुरू होगी, जिसके लिए हमें 3 या 4 लेक्चर्स की ज़रूरत पड़ेगी। रिलेटिविटी, क्वांटम थियरी, पार्टिकल फिजिक्स, और तब हम वापस उस बिग बैंग पर और यूनिवर्स की फिजिक्स पर वापस पहुंचेंगे, जहां से पहले लेक्चर में बातचीत की शुरुआत हुई थी। धन्यवाद।